नमस्ते इंडिया। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू सी हब क्लासेस गाइस। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, क्या था उसमें? सर उसमें हमने देखा था ब्रांच की डिपेंडेंट वाली ब्रांच देखी थी, और उसमें था कि सर तीन तरह की मेथड हमने देखी है। द फर्स्ट वन इज योर ब्रांच की डेटर्स मेथड। कौन सी वाली? डेटर्स मेथड, जिसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और सर ओपनिंग जो भी होता है असेट्स, क्लोजिंग असेट लिख देते हैं, ओपनिंग लाइबिलिटीज क्लोजिंग लाइबिलिटी लिख देते हैं। जो गुड्स भेजा है एचओ ने ब्रांच को, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख देते हैं। अगर रिटर्न हुआ है तो वो बाय में लिख देते हैं, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न ब्रैकेट में। ठीक है। और जो एचओ ने एक्सपेंसेस की है वो टू कैश और बैंक लिख देते हैं। और जो फाइनली जो पैसा मिला है किसको? ब्रांच को, वो एचओ रेमिटेंस करता है तो बाय कैश करके आ जाता है। ये देखा था। फिर इसी में हमने इनवॉइस मेथड भी देखी थी। उसमें क्या था कि सर लोडिंग निकलता है, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग आएगा बाय स्टॉक रिजर्व। ठीक है। क्लोजिंग पे आएगा, क्या आएगा? टू स्टॉक रिजर्व। गुड्स सेंड पे लोडिंग लोडिंग आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच ब्रैकेट में लोडिंग। रिटर्न का अपोजिट साइड में। इस तरह से लोडिंग निकालना सीखा था। फिर हमने देखा था स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। वो तो काफी इजी था सर। उसमें क्या था, अलग अलग लीजिए बनते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और फाइनली ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। और उसमें सर क्या था? उसमें कुछ नहीं था, सिंपल था। स्टॉक का जो बैलेंस आया वो आपका ट्रांसफर होता है ब्रांच पी एंड एल में। डेटर्स का कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल बनाते हो वैसे बनाने का था। ब्रांच एक्सपेंस का सारा बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होगा? बाय ब्रांच पी एंड एल में। और ब्रांच पी एंड एल बनेगा तो जो स्टॉक से आया और जो एक्सपेंस था वो कर लो, नेट प्रॉफिट मिल गया, जनरल पी एंड एल एचओ के ट्रांसफर हो जाता था। ये देखा था अपन ने। उसके बाद सर इसी में इनवॉइस प्राइस भी था, तो जिसमें एक नया अकाउंट बना था, दैट इज कॉल्ड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसमें सारा लोडिंग उसमें आता था। और जो भी आपका ऊपर ब्रांच स्टॉक का भी जो था बैलेंसिंग फिगर, वो ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर होगा, उसके बाद आगे चल रहा। ठीक है। और फिर ब्रांच एडजस्टमेंट में आया, ब्रांच एडजस्टमेंट का ब्रांच पी एंड एल में। इस तरह से चल रहा था, बाकी सब सेम था। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन 9 की। इसकी बात करते हैं इलस्ट्रेशन 9 की। तो देखिए आप लोग, अर्नोल ऑफ दिल्ली ट्रेड्स इन घी एंड ऑयल। ठीक है, कंपनी है दिल्ली की अर्नोल, वो घी और ऑयल के बिजनेस में लगी है। इट हैज अ ब्रांच एट लखनऊ। तो इसका मतलब एचओ जो है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। और जो ब्रांच है वो कहाँ पे है? लखनऊ में। He dispatches 25 tin of oil at 1000 per tin and 15 tin of ghee at 1500 per tin on first of every month. एवरी मंथ बेटा, हर महीने ये बेचता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एवरी मंथ। हर महीने वो कैसे बेचता है? 25 टिन ऑयल भेजता है 1000 पर टिन के हिसाब से, और 15 टिन घी भेजता है, घी भेजता है 1500 टिन के हिसाब से। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दोनों है। दिल्ली क्या था जरा बताइए सर? दिल्ली था आपका एचओ, तो दिल्ली आपका एचओ था, लखनऊ आपकी ब्रांच थी। तो दोनों दे रखा आपको। परचेज इसने इतना किया है, ऑब्वियसली एचओ ही परचेज कर रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, एक्सपेंस पेड बाय एचओ, सेल्स दोनों का दे रखा है। कलेक्शन जो हुआ है ब्रांच ने जो किया वो दे रखा है। रेमिटेंस कितना किया वो भी दे रखा है। बैलेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग का, क्लोजिंग का। बेटा ये दिल्ली का दे रखा है। ठीक है, तो दिल्ली क्या थे आपकी? एचओ थी, तो ये एचओ का हेड ऑफिस का है। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का दे रखा है, डेटर्स, कैश इन हैंड, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दे रखा है आपके पास। अब लखनऊ यानी ब्रांच का दे रखा आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, इतना आपने परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, जो ऑलरेडी उसमें क्लोजिंग बैलेंस में एडजस्टेड है। ठीक है। द ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। The general manager is entitled to a 10% commission on overall company profit after charging such commission. जनरल मैनेजर को भी कमीशन मिलेगा। जनरल मैनेजर किधर होगा? एचओ में। The general manager is also entitled to a salary of 2000 per month. उसको सैलरी भी मिलेगी। जनरल एक्सपेंस इतने हुए आपके। प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोला है? ब्रांच अकाउंट। तो बेटा कौन सा मेथड हो गया ये वाला? डेटर्स मेथड। कौन सा हो गया तुम्हारा ये? डेटर्स मेथड। इन द हेड ऑफिस बुक, बढ़िया सर, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज पूछी है, वो बोलता है ऑल्सो प्रिपेयर द अर्नोल ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट, यानी एचओ का ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। यहाँ पे एचओ का ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट भी बनाने का है आपको। तो ये चीज भी आपको बनाने की है।
ठीक है, दो चीज यहाँ पे बनाने की है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का ये ब्रांच अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, एचओ की बुक्स में। तो इन द बुक्स ऑफ अर्नोल्ड लखनऊ ब्रांच अकाउंट, जो आपने बचपन से पढ़ा है, बचपन मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ब्रांच अकाउंट तब से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको स्टार्ट से पता है क्या था सर, ओपनिंग असर जितनी है ना सब लिख दो। तो बेटा ये तो ब्रांच की तरह मुझे वो चाहिए सर, ये रहा ब्रांच, दिख रहा है आपको ब्रांच, इसके ओपनिंग असर बताओ, क्या ये स्टॉक ओपनिंग है? यस सर, ये आ गया। क्या ये ऑयल का भी ओपनिंग स्टॉक है? यस सर। डेटर्स भी ओपनिंग है, कैश बैंक फर्नीचर, तो क्या ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? यस सर। तो ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग स्टॉक, ऑयल, डेटर्स, कैश इन हैंड, फर्नीचर, तो ये सारी चीजें ओपनिंग आ गई आपके पास। तो आपने ओपनिंग सारा लिख दिया टू में। अब चलते आगे, गुड्स सेंड कितना हुआ वो बताइए सर, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो सर वो हम देखते हैं, तो यहाँ पे बताया है 25 टीन एट 1000, तो और यहाँ पे 15 टी घी एट 1500। तो क्या मैं ऐसा बोलूं क्या, यहाँ पे देखिए आप 25 इंटू 1000 और एक और है 15 टीन इंटू 1500, क्या ये आपको दिख रहा है? बट ये एवरी मंथ था, मैंने बोला था एवरी मंथ है, तो साल में 12 मंथ होते हैं, तो ये 12 मंथ हो गया। सर ये कैसे पता चला आपको 12 मंथ ही है? बेटा क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1 जैन और 31 दिसंबर, तो पूरे 12 मंथ की बात हो रही है। तो ये तुम्हारा आ गया टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो बेटा यहाँ पे देखिए आप लोग, सब लोग यहाँ पे देखिए दोस्तों, टू गुड्स एंड टू ब्रांच की देखिए आ गया आपका 2,70,000 जैसे अपन ने ऊपर निकाला, और ऑयल भी आपका आ गया 3 लाख, ठीक है, इस तरह से आ गया। उसके बाद कहता फॉर्मेट में याद कीजिए सर, जो एक्सपेंस एचओ ने की है, तो एचओ ने एक्सपेंस पे की है, तो एक्सपेंस पेड बाय एचओ 14,250, ठीक है, तो ये आ गया आपका 14,250। और तो कुछ पे नहीं किया एचओ ने? नहीं सर, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। तो ये देखो एक्सपेंस पेड बाय एचओ, ये आ गया 14,250। अब सर और क्या होगा? अब ठीक है, यहां तक ठीक था, एक कमीशन था उसको हम लास्ट में रखते हैं। अब सर एक और चीज आती है, कलेक्शन बाय में आता है, सेल्स नहीं आता यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में, यहाँ पे कलेक्शन आता है जो भेजता है। तो बताइए कितना रेमिटेंस किया, रेमिटेंस रेमिटेंस रेमिटेंस, ये रहा रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ 6,13,250, तो बाय में आ गया बाय बैंक 6,13,250, डन। अब आता है सर क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग था उसके पास में, देखो ये सब क्लोजिंग है, तो सारे क्लोजिंग आ गए, बट एक अभी भी यहाँ पे मिसिंग फिगर है, वो है डेटर्स का। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दे नहीं रखा है, बट क्या हम निकाल सकते हैं? आपने सीखा है डेटर्स का, सिंगल एंट्री में भी सीखा है, मैंने यहाँ पे भी बताया था। सबसे पहले टू ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, डेटर्स का क्लोजिंग आ जाएगा बाय में, टू क्रेडिट सेल बाय में जैसे कम होता है वो सब लिख दो, आपको मिल जाएगा। तो डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं आपको रेफरेंस कर देता हूँ। ये देखिए डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे, टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये कैश कलेक्शन जो है ना वो दे रखा आपको, तो वो लीजिएगा, रेमिटेंस नहीं, जितना कलेक्शन हुआ वो वाला। तो आप देखिए यहाँ पे कलेक्शन आपको दे रखा है, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग कैश सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 6,47,330, ये आपको दे रखा है जी सर, ये हमको मिल गया 6 लाख। अब टोटल भी आपको पता है सर इतना है। अब यहाँ पे देखिए कितना होता है, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेटर्स हो गया। चलिए 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 चलिए, डेटर्स अकाउंट पे आइए, ये रहा सेल्स। सेल्स आपको दे रखा है, आपने कितना किया 3,14,000 का और 3,15,000 का, 730 का, ठीक है, ये सेल्स आ गया। कलेक्शन आपको पता है, तो फिर बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? क्लोजिंग बैलेंस। सर सेल्स कहाँ से आया? 3,40,750, तो यहाँ पे देखिए 3 लाख दे रखा आपको क्वेश्चन में ही, सेल्स सेल्स ये देखिए 3,42,750 और 3,15,730, तो ये आपका हो गया टोटल। अगर इसको करें 3,42,750 प्लस 3,15,730, तो 6,58,480, ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इनका टोटल भी कर सकते हो, आपका मैच हो जाएगा। तो सेल्स जो दे रखा है वो पूरा का पूरा अपने को मिल गया। और यहाँ पे हमने यही माना है कि सर ये पूरा का पूरा किस पे हो रहा है? क्रेडिट सेल पे हो रहा है। सर ऐसे कैसे मान लिया है? यहाँ पे तो दे रखा है आपको ये देखिए सेल्स दे रखा है ना आपको, सेल्स जी, तो ये हमने देख लिया, पूरा सेल्स मान लिया। आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया आपका, चलो जी, यहाँ पे भी हो गया, डेटर्स अकाउंट तुम्हारा हो गया है यहाँ पे। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल गया डेटर्स का। तो सर क्लोजिंग बैलेंस मुझे मिल गया डेटर्स का, तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया 89
86,900 ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया मेरा, और मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 86,900। और बाकी क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखे हैं, आप सीधे लिख सकते हो 13,250, 44,750, 12,350, 5,625 सब दे रखा है। हमने वहां से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ से ये उठा के कर लिया, तो ये सब चीजें मिल गई मुझे। अब इन सबको मैंने इनकम में से, मतलब ये जो टोटल आपका इनकम साइड है ब्रांच अकाउंट का, क्रेडिट साइड 7,76,125 होता है। इसमें से जो ये एक्सपेंस थे, जो डेबिट साइड है पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब माइनस किया तो मुझे मिला है 58,335, ये अमाउंट मुझे मिला है। अब इसमें एक चीज है, कमीशन लेस करना बाकी है। देखिए आपका नेट प्रॉफिट आया, बट इसमें कमीशन लेस करना बाकी है। अब कमीशन के बारे में क्या बोला है कि कमीशन लेस करने के बाद जो बचेगा ना, उसके ऊपर उसको 10% कमीशन चाहिए। तो अब देखो ऑलरेडी इसके अंदर कमीशन क्या लेस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा लिक्विडेशन चैप्टर में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपको ये वर्ड यूज करें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन और नेट प्रॉफिट, बराबर है, तो आपको क्या करने का है, जितना भी अमाउंट आपका है 58,335 जो आया, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो यहाँ पे 110 इंटू रेट कर लो तो कमीशन मिल जाएगा, और इंटू 100 कर लो तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये सीधा का सीधा आपको मिल गया कमीशन 5303, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया 53032। क्रॉस वेरीफाई भी कीजिए, इसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सर समझाइए, तो समझिए फिर। बेटा ये बता क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, ये तेरा प्रॉफिट आया है 53,032, यस सर। क्या ये कमीशन लेस करने के बाद है, बिल्कुल कमीशन लेस करने के बाद है। क्या इसी प्रॉफिट का 10% कमीशन भी होता है, यस सर, इसी का 10% कमीशन भी होता है। मतलब आपका आंसर राइट है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, अदरवाइज एक्स अज्यूम करके भी किया जा सकता है, बट वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इससे अच्छा हम यही करेंगे सीधा का सीधा। और कभी भी बोलता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको करना है जितना अमाउंट है डिवाइड बाय 110 इंटू 10 फॉर कमीशन और इंटू 100 फॉर नेट प्रॉफिट। चलिए, तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, ये अपने को यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया 53,032। बताइए ये प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, ये जाएगा एचओ के जनरल पीएनएल में। अभी तक हमारे पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें एचओ का जनरल पीएनएल बनाना पड़ता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोला गया है, तो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे एचओ का आपको पीएनएल दिख रहा है, अब कैसे बनाएंगे जरा वो सुन लो। कोई भी पीएनएल कैसे बनाते हो, बस वैसे ही बनाने का अपने को, कोई नई बात नहीं है सर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे एचओ के स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो ये एचओ का स्टॉक दे रखा है आपको। तो सर एचओ का स्टॉक कितना है, 1,50,000 और 3,50,000, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो टू में लिख दिया मैंने, टू बैलेंस क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक घी का 1,50,000 और ऑयल का 3,50,000, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद आता है परचेज, तो ये बेटा ये परचेज है, दे रखा है क्वेश्चन में, वो ले लिया। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजा, जब एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजा, एचओ के पास से गुड्स क्या हो गया, कम हो गया। अब जब गुड्स कम हो गया तो दो वे है इसको करने के, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखा दो, या फिर परचेज में से लेस कर दो। दोनों वे आप कर सकते हो। आईसीआई यहाँ पे फॉलो करती है परचेज में से लेस करना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज में से गुड्स सेंड वाला लेस कर देंगे। तो जितना गुड्स सेंड किया है वो लेस कर दो। सर कैसे निकाले, बेटा निकाला ना अभी तो ऊपर, ये देखो 2,70,000 और यहाँ पे 3,00,000, बस वो दोनों लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पे बनाया, ये टू ओपनिंग स्टॉक आ गया घी का, ऑयल का, टू परचेज आ गया, दोनों दे रखा था, उसमें से मैंने गुड्स सेंड दोनों का लेस कर दिया, तो नेट परचेज मुझे मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। सेल्स बताइए, सेल्स बताइए सर। सेल्स देखो बेटा, सेल्स दे रखा था, यस सर। एचओ का देखिए ये रहा 18,46,350 और 27,41,250, तो 18,46,350 और 27,41,250 ये मिल गया अपने को, सेल्स मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो सर क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है, यस सर, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 3,12,500 एंड 4,17,250, तो मैंने ये भी लिख दिया 3,12,500 एंड 14,250, तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी अपने को मिल गया, ठीक है। तो ये देखिए अपने को क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। तो अपने को टू ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस होते तो वो आते हैं, देखिए क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, कैसे पता चलेगा सर, ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, तो देख लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंस,
3,83,275, तो ट्रेडिंग में ऑब्वियसली आता है 3,83,275, ये ट्रेडिंग में मेरे आ गया। डन, बस इतना ही आता है एचओके ट्रेडिंग में। अब जो बच गया उसे हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया? ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, जीपी आ गया। ये जीपी यहाँ पे आगे ट्रांसफर हो जाता है। यस सर, ये जीपी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या ब्रांच का जो प्रॉफिट निकाला था तो आपने बोला ट्रांसफर टू एचओपीएनएल, तो प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट के बाय में आएगा। तो यहाँ पे बाय में देखिए, बाय ब्रांच प्रॉफिट ट्रांसफर 53,032 जो अभी ओपन ने ऊपर निकाला था वही है, तो ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, एचओके। तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि सर जनरल मैनेजर को क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ठीक है, कमीशन से पहले उसको बोला था कि जनरल मैनेजर को क्या मिलेगा? तो सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। तो बेटा 2,000 पर मंथ, साल कितनी हो गई? 24,000। तो 24,000 की सैलरी और 24,000 के जनरल एक्सपेंसेस दोनों लिख दो। तो ये 24,000 की मैनेजर की सैलरी और 24,000 का आपका जनरल एक्सपेंस। अब और क्या था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? सर बाकी कोई खर्चा तो देख लो एक बार। तो क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन भी आएगा। अब डेप्रिसिएशन में क्या था? सर एचओ में ब्रांच का मत देखना, ठीक है, ब्रांच का हमको यहाँ पे नहीं करना है, हम ऑलरेडी ब्रांच अकाउंट बना चुके हैं और उसका प्रॉफिट ओवरऑल आ चुका है, तो वापस नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एचओ का देखना है। अब बात करते हैं एचओ की। एचओ का देखिए 10% फर्नीचर पे, तो एचओ का मैंने निकाला ये डिटेल। अब यहाँ पे फर्नीचर है 21,500, तो बेटा 21,500 का 10% 2,150 आ गया, तो डेप्रिसिएशन आ गया फर्नीचर पे। ठीक है, ये आ गया आपका किस पे आया? ये फर्नीचर पे। प्लांट एंड मशीनरी देखिए 307,250, इसके ऊपर 15%। उसके बाद क्या हमने यहाँ पे कुछ और भी परचेस किया है क्या? तो नीचे दे रखा था 602,750, तो 602,750 इंटू 15%, तो आप निकालिए इनका, आपको आंसर मिल जाएगा 602,750 प्लस 307,250 इंटू 15%। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया है, ये आंसर है 136,500। तो ये आपका आंसर आ गया 136,500। साथ में आप फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन ऐड कर लो, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,38,650। सर एक डाउट है, मैंने बोला क्या? तो आपने पूछा कि सर ये एडिशनल जो प्लांट मशीनरी है ना, आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैसे ले लिया? तो मैंने बोला जरा ध्यान से देखो कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है। तो आपने बोला सर 1 जनवरी 2011 को। मैंने बोला क्या फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपने बोला हाँ पता नहीं सर। तो मैंने बोला देख यहाँ पे ऊपर दे रखा है, डेट दे रखी है, 1 जनवरी ओपनिंग है और 31 दिसंबर क्लोजिंग है, तो यहाँ पे 3 महीने का नहीं पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आ गया पूरा। जी सर ये भी आ गया। अब बचा कमीशन, सेम फंडा जो वहां पे क्या था ब्रांच अकाउंट में, सेम फंडा। अब इस इनकम में से जो आपने क्रेडिट में लिखा है इन दोनों में से आप माइनस कीजिए सारे एक्सपेंसेस, तो आपके पास कितना बच गया वो बताइए। तो सर आपने बोला 4,63,457 बचा। कितना बचा? 4,63,457। फिर मैंने बोला ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ये बोला यस सर, तो वही डिवाइड बाय 110 इंटू 10, तो किया आपको कमीशन मिला 41,132 और इंटू 100, तो आपको नेट प्रॉफिट मिल गया 421,325। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ गया। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, जो प्रॉफिट बचा है क्या उसी का 10% कमीशन भी मिल रहा है? यस सर, तो बराबर है। तो ये था आपका अर्नऑल का। ठीक है, अब इसमें और कुछ है नहीं, खत्म हो गया। ब्रांच कैश बनाना चाहते हो बना सकते हो वर्किंग नोट में, हालांकि अपने को इतना जरूरत इसका पड़ा नहीं है, तो ओके। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर था 9। ठीक है, तो ये 9 इलस्ट्रेशन जो है आपने देख लिया। अब इसमें गलती क्या करते हो? एक तो सर हम करते हैं ये 12 मंथ मल्टीप्लाई किया था ना गुड्स एंड में, क्योंकि वो पर मंथ बोला था, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। सेकंड, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ये करना है, और कभी कभी कुछ लोग डेप्रिसिएशन में भी मार खा लेते हैं, तो वो करना था। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को करते टाइम में। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब आते हैं आगे।
आगे जो आपका है दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस मेथड। अब देखो यहां तक ब्रांच के अकाउंट के मेथड खत्म हो गए, बट एक एक्स्ट्रा मेथड है। कौन सी मेथड है? एक्स्ट्रा मेथड है जिसे हम क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस मेथड। क्या बोलते हैं? होलसेल प्राइस मेथड। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली है ना, एचओ जो है ना वो क्या होता है पता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगा तो वो रिटेल और होलसेल दोनों बिजनेस होता है, बट वो मैन्युफैक्चरिंग जो कंसर्न है ना वो होलसेल में भी गुड्स को बेच सकता है। तो वो अपने ब्रांच को होलसेल प्राइस पे बेचता है। हालांकि यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि ब्रांच आपका होलसेल है, ब्रांच रिटेल ही होता है या होलसेल भी हो सकता है, बट ब्रांच रिटेल भी हो सकता है और वो ब्रांच दूसरों को उसमें कुछ प्रॉफिट करके बेचेगा। तो यहाँ पे जो एचओ जो बेचता है ना गुड्स, वो किस पे बेचता है? होलसेल प्राइस पे। किस पे बेचता है? होलसेल प्राइस पे। अब इसमें क्या होता है, इस मेथड में आपको बड़ा सिंपल सा है, आपको बनाने का है ट्रेडिंग पीएनएल। क्या बनाने का है? ट्रेडिंग पीएनएल और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो जब भी अगर होलसेल प्राइस मेथड आई तो तीन चीजें आपको बनानी होती है: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। किसका? ब्रांच का। तो ब्रांच ट्रेडिंग, ब्रांच पीएनएल और ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ठीक है, ये आएगा, तीन चीज आएगी। अब यहाँ पे स्टॉक, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट ना बोल के स्टॉक अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक अकाउंट। हम इसे बोलेंगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। बाकी ब्रांच पीएनएल स्टॉक रिजर्व वो सेम रहेगा। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है, वो समझ लीजिए। ऐसे ही बहुत कम पूछती है, अगर पूछ ले तो आपके मुंह में लड्डू ही है, तो इसको गलत मत करना। बड़ा सिंपल सा है, सिस्टमेटिक करोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैसेज राहुल ऑपरेट अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट। अच्छा यहाँ पे है ना, ब्रांच की जो मेथड होते हैं इसको आउटलेट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटलेट। तो ब्रांच जो होता है ना एक्चुअली वो रिटेल है, उसे आउटलेट भी बोलते हैं। तो कभी ये वर्ड आ गया आउटलेट तो आपको समझ जाना कि ये होलसेल प्राइस मेथड ही है। और सबसे मेन वो एग्जाम में बोलेगा कि होलसेल प्राइस पे बेचता है, तो आपको ये करने का है। तो मैसेज राहुल ऑपरेट अ नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट, ठीक है, टू विच गुड्स आर इनवॉइस एट होलसेल प्राइस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड अपने लिए, होलसेल प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। दिस आउटलेट सेल द गुड्स एट रिटेल प्राइस विच इज होलसेल प्राइस प्लस 20%। तो इसको समझते हैं। ये बेटा एचओ है, ठीक है। ये आपकी ब्रांच है। इधर ये कस्टमर होता है। एचओ जो गुड्स बेचता है ब्रांच को, ठीक है, मान लो इसने 100 में कोई कॉस्ट में परचेज किया। जब ये ब्रांच को बेचता है ना तो होलसेल प्राइस पे बेचता है, यानी कितना करता है? होलसेल प्राइस क्या आपका देख लो, कॉस्ट प्लस 25%। तो ये क्या करता है इसमें 100 + 25% ऐड करता है, यानी 125 में किसको बेचता है? ब्रांच को बेचता है। ब्रांच क्या करती है? उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करती है 20% ऑन दिस प्राइस, होलसेल प्राइस मेथड, ठीक है। तो इसका ये प्राइस कौन सा हो गया? होलसेल प्राइस हो गया। इसके ऊपर ऐड करती है, तो बेटा ये कस्टमर को सेल होता है 150 में, ठीक है। इस तरह से ये काम होता है। तो कस्टमर का सेलिंग प्राइस इज 150, ब्रांच के लिए कॉस्ट प्राइस इज 125 और एचओ का 100 कॉस्ट। ये इससे पहले जो पता है सम किया था हमने, छोटा सा सिंपल सा, बस वैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ होलसेल प्राइस में यहाँ पे वर्डिंग यूज करते हैं आउटलेट और कुछ नहीं, और यहाँ पे तीन अकाउंट बनते हैं। स्टॉक एट द आउटलेट 1 अप्रैल 2011 30,000, दैट इज देयर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट ड्यूरिंग द ईयर 3,24,000। जीपी यहाँ पे दे रखा है। गुड्स लॉस बाय फायर ही अपने को निकालना है। एक्सपेंस ऑफ द आउटलेट फॉर द ईयर एंडेड 20,000। स्टॉक एट द आउटलेट एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000। आपको तीन अकाउंट बनाने के हैं, आउटलेट स्टॉक, आउटलेट प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक रिजर्व। तो देखिए हम यहाँ पे अभी बनाएंगे आउटलेट स्टॉक अकाउंट। कौन सा बनाएंगे अपन? आउटलेट स्टॉक अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसमें कैसा है, आउटलेट स्टॉक में इसमें अपने को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो हम ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे 30,000 का, ठीक है। अब ये बेटा ये एक्चुअली वो होलसेल प्राइस है, यानी वो इनवॉइस प्राइस वाला फंडा वही है, तो ये एक्चुअली इनवॉइस प्राइस है। तो अपने को इसका जो है स्टॉक रिजर्व, वो अपोजिट साइड में लेना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आता है, बाकी का नहीं।
तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग का आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय आउटलेट स्टॉक अकाउंट। कितना आएगा जरा देखिए सर, टोटल 30,000 है, एक्चुअली वो 125 के बराबर है, इंटू 20% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट है, उसके लिए कितना आ गया, तो ये आ गया 6,000। ठीक है, आउटलेट स्टॉक कितना आ गया तुम्हारा रिजर्व में आ गया 6,000, दैट इज योर स्टॉक रिजर्व। उसके बाद अब स्टॉक में तो आपने गुड्स सेंड किया वो भी आएगा, तो ये भी आ गया गुड्स इनवॉइस टू द आउटलेट गुड्स सेंड, तो ये आपका आ गया टू गुड्स सेंड 3,24,000। बट इसका मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने बोला था कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकलता है। चलिए जी सर, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है 2 GP, गिवन है आपको 60,000 का। जीपी आपको कितना दे रखा है 60,000 का। चलो सर, ये भी हो गया। अब हमको पता है सर, ये आउटलिस्ट का ये मैच होता है बाय सेल्स आएगा, जो हमको पता नहीं है कितना है अभी। उसके बाद बाय लॉस बाय फायर भी आएगा, वो भी पता नहीं है। और बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, बट वो हमको पता है 36,000 का। चलिए, अब इसका जो ये आउटलेट स्टॉक का जो ओपनिंग पे जो स्टॉक रिजर्व था ना, ओपनिंग स्टॉक पे, उसको ट्रांसफर करते हैं एचओ के पीएनएल में। तो इसको ट्रांसफर कीजिए एचओ के पीएनएल में टू एचओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 6,000 ये ट्रांसफर हो गया। तो ये आपका ट्रांसफर का एंट्री है, ये ट्रांसफर हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक है, उसके ऊपर भी निकलेगा स्टॉक रिजर्व, तो ये क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में तो डेबिट में आ जाएगा। तो डेबिट में लिखिए टू आउटलेट स्टॉक, सेम फंडा, 36,000 जो है आपका 125 के बराबर है, इंटू 25 के बराबर कितना होगा 12,000। अब जो आपका क्लोजिंग पे स्टॉक रिजर्व आया ना, उसको भी ट्रांसफर कीजिए पीएनएल में, एचओ के पीएनएल में। तो इसको भी मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ एचओ के पीएनएल में बाय एचओ पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर हो गया आपका 12,000। इस तरह से अकाउंट क्लोज हो जाता है, इसका कभी कोई बैलेंस नहीं निकलता है, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं एचओ के पीएनएल में, ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, चलिए जी, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अपने को दो चीजें मिसिंग है, तो अगर मैं एक निकाल दूँ दूसरा आराम से मिल जाएगा। सेल्स में निकाल सकता हूँ, तो सेल्स अपन निकालते हैं। सेल्स कैसे निकालेंगे सर, वैसे तो कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एक बात बताइए, क्या आपको जीपी पता है क्या? यहाँ पे देखिए हमने अभी सॉल्व भी किया था सर, जीपी भी था, तो क्या हमको यहाँ जीपी पता है क्या? यस सर, जीपी हमको पता है। कितना जीपी है? बोला सर यहाँ पे 60,000 है। बता बेटा जीपी किसने निकाला है? ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया है। तो ऐसा मैं बोलूँ क्या कि ये तुम्हारी जो ब्रांच है उसने 60,000 का प्रॉफिट कमाया है, वो कमाया है 25% का। ठीक है, क्योंकि कितना कमा रहा है ये 25 रुपीज का कमा रहा है, तो ये तुम्हारा 25 आ गया। तो इनटू सेल कितना था 150, तो 150 के लिए कितना? ओके, यानी अगर सेलिंग प्राइस 150 है तो ब्रांच का जो प्रॉफिट है दैट इज 25। तो अगर ब्रांच का प्रॉफिट 60,000 है, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो कीजिए, कैलसी उठाइए, 60,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 150, 3,60,000। तो हमको हमारा सेल्स मिल गया 3,60,000। तो बेटा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पे। तो 30,000 प्लस 3,24,000 प्लस 60,000, 4,14,000 होता है इधर का, इसमें से माइनस किया 3,60,000 का सेल्स और 36 का स्टॉक, सो 18,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया लॉस बाय फायर 18,000। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया है कि सर लॉस बाय फायर कितना आ गया हमारा 18,000। स्टॉक रिजर्व मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, और बचा पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बड़ा सिंपल है, ये जीपी यहाँ आगे ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस बाय फायर आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा और नेट प्रॉफिट निकल जाएगा।
तो हम ऐसे के सॉल्यूशन को देख लेते, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। ये देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला, हमने गुड्स एंड निकाला, हमने जीपी दे रखा है, हमको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकाला ओपनिंग क्लोजिंग पे, इनको पीएनएल में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है ये याद रखना है, एचओ के पीएनएल में ट्रांसफर करना है, बैलेंस नहीं निकालना है स्टॉक रिजर्व का। अब सर ये 3,60,000 हमने निकाल दिया, यस सर। उसके बाद ये 18,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया है, जी सर आ गया। अब ये जीपी जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ये एक्सपेंस आपका जो दे रखा क्वेश्चन में वो आ गया, ये जो है आपका पीएनएल का पार्ट होता है, ऑब्वियसली लॉस हुआ है, मैंने बोला था ये होलसेल प्राइस पे ही आएगा, तो 18,000 आपका आ गया, और इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट निकल गया। इस तरह से ये आपका सम हो चुका है। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, ये वर्किंग दे रखा है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 10। ठीक है, तो ये एक तरह से डिपेंडेंट का ही मेथड होता है, बट ये इतना फेमस नहीं है, एग्जाम में भी बहुत कम चांसेस इसके आने के, फिर भी याद रखना, अगर आएगा तो आप समझ सकते हो। जो क्वेश्चन में पूछा ना वो देखिए। अब यहाँ पे अब एग्जाम में भूल जाओ तो क्या करने का है, तो आउटलेट स्टॉक अकाउंट, आउटलेट पीएनएल अकाउंट और स्टॉक रिजर्व। तो ये देखिए ना, आउटलेट स्टॉक इज लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक वाली चीजें आनी चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स ही है वो भी आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिंक भी कर सकते हो स्टॉक एंड डेटा से, जैसे स्टॉक अकाउंट होता है वैसा ही। फिर जो जीपी निकल गया आपका, तो यहाँ पे जीपी दे रखा है, तो सेल्स निकाल सकते हो उसके हिसाब से, सेल्स निकाल दिया, और बैलेंस शीट फिगर गुड्स लॉस बाय फायर आ गया, जीपी आ गया। आपने एक्सपेंसेस डाल दिए, आपने लॉस बाय फायर फिर डालो, दो एडजस्टमेंट याद रखना, वो डाल दिया, प्रॉफिट आ गया। स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे निकालो सिर्फ, और इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दो एचओ के। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 गाइस। ठीक है, तो आपका इलस्ट्रेशन 9 हो गया, और आपका इलस्ट्रेशन 10 भी हो गया। अभी तक ये जो हमने देखा है दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच वाला सिस्टम। तो अभी तक जो हमने देखा है ये सारी चीजें एक जगह आती है, वो है डिपेंडेंट ब्रांच में। फिर आगे चले, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच की। ठीक है, अब ये क्या होता है सर इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो मैं आपको बता दूं, पहले जो हमने बात की थी डिपेंडेंट ब्रांच की, वो ब्रांच आपकी छोटू सी चुटकू सी ब्रांच थी। ठीक है, मतलब उसका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था कि वो सेपरेट अकाउंटिंग कर सके, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट बंदा रखना पड़ता है अकाउंटिंग करने के लिए, सब ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, बाकी सब चीजें भी फॉर्मेलिटीज होती है। तो यहाँ पे वो छोटू सी ब्रांच थी, तो पॉसिबल नहीं था। बट मैं अभी आपको बता दूं, अब आपकी ब्रांच कैसी है, बड़ी ब्रांच है। ठीक है, जरूर थोड़ी कि हर किसी का ब्रांच छोटा ही होगा। जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, तो उनकी जो ब्रांच होती है उसमें भी अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, टर्नओवर होता है, और अर्निंग भी अच्छी होती है। तो ऑब्वियसली वो अपने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब वहां पे वो एक सेपरेट बंदा रख सकते हैं जिसको 10,000 सैलरी पर मंथ दिया जा सकता है, और वो सारा काम आपको करके दे देगा। तो यहाँ पे हम उन ब्रांच की बात कर रहे हैं जो कौन है, बड़ी ब्रांच है। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट मेंटेन कर रहे हैं, तो बिल्कुल करने दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे, बट जब भी एचओ से ट्रांजेक्शन होगा, तो या तो एचओ ने कुछ दिया है तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा, या एचओ से पैसा लेगा, तो एचओ अब उसके लिए लाइक डेटा क्रेडिटर हो जाएगा, तो एक सेपरेट पर्सन की तरह एचओ को मानने का है। ओके, इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है एचओ भी एंट्री पास करेगा और ब्रांच भी करेगा। तो जब कुछ ट्रांजेक्शन होगा तो एचओ को क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, और ब्रांच अपनी बुक्स में क्या पास एंट्री करेगा, ये हमको यहाँ पे देखने का है। ठीक है, तब देखिए इसको अपने ऐसे समझते हैं। यहाँ पे मान लो आपको पता होगा, एचओ यानी बड़ा इंसान, बड़ा इंसान मतलब आप समझ लो मुन्ना भाई। कौन है यहाँ पे, मुन्ना भाई, पता है मुन्ना भाई, जी सर। अब उसकी ब्रांच जो है ना वो है सर्किट, कौन है वो, सर्किट। तो पहले आपकी जो ब्रांच थी ना वो छोटी थी, तो सर्किट बेचारा छोटा सा था, तो वहां पे बोला भाई आप ही मेंटेन करो ना सब जो भी करना है। ठीक है, तो सब मुन्ना भाई मेंटेन करते थे, वो अपने बुक्स में अकाउंट बना लेते थे अपने हिसाब से, जो भी मेथड फॉलो करनी है कर लेते थे। अब सर्किट यहाँ पे बड़ा है, बोलता है भाई अपन अपना खुद करेगा। ठीक है, तो जी अब यहाँ पे ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करने वाला है, तो सर्किट अलग है, मुन्ना भाई अलग है। एंड में सर्किट भी है तो मुन्ना का ही ना, तो मुन्ना भाई मेन है, तो वो क्या करेगा, जो भी सर्किट का प्रॉफिट आया, जो बैलेंस शीट असेट है, वो सब अपने अंदर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन कर लेगा। बट जब दोनों सेपरेट सेपरेट अलग अलग जगह पे है, तो कैसे ये अपनी एंट्री करेगा, कौन सा ये कैसे ये अपनी एंट्री करेगा, वो अपने को देखने का है। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन होता है उससे चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, क्या मुन्ना भाई ने गुड्स किसको भेजा, सर्किट को भेजा कि सर्किट ये ले गुड्स लेके जा। ठीक है, तो सर्किट को भेज दिया गुड्स।
अब मुन्ना भाई क्या एंट्री करेंगे, मुन्ना भाई बोलेगा भाई सर्किट से पैसा लेने का है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट। बट बताओ क्या ये सेल है, नहीं सर, अगर सर्किट को सेल होता तो बोलता है सर्किट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन यहाँ पे सेल तो है नहीं, तो ये क्या बोलता है, सर्किट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्या बोलेगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या एंट्री की हेड ऑफिस ने, सर ये एंट्री इसने की है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, सर ये एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, चलिए सर ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब सर्किट के व्यू से सोचो, सर्किट क्या बोलेगा, भाई गुड्स आया, गुड्स आया, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, एचओ यानी मुन्ना भाई, मुन्ना भाई से गुड्स आया, सर्किट बोलता है भाई गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, ये तो आ गया, उसके पास गुड्स आ गया। अब इसका पेमेंट किसको करने का, भाई को करने का है, तो टू भाई, भाई यानी मुन्ना भाई, और यहाँ पे कौन होगा, एचओ हेड ऑफिस, तो बोला गुड्स आया और इसका पेमेंट किसको करने का है, भाई को करने का, यानी हेड ऑफिस को करने का है, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ टू हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये एंट्री करेगा ब्रांच। बोलिए समझ में आया आपको ये वाला एंट्री। ओके, तो ये आपका स्टार्टिंग दो एंट्री था जो ब्रांच भी करेगा और एचओ भी करेगा। तो अब आगे चलते हैं, ये फर्स्ट एंट्री हो गया आपका, जी सर फर्स्ट एंट्री हो गया, आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होगा आपको। अब ये बताओ अगर यही गुड्स वापस रिटर्न हो गया, यानी किसने भेजा, सर्किट ने वापस मुन्ना भाई को बोला भाई भाई ये गुड्स मजेदार नहीं है, ये इतना गुड्स आप वापस लेके जाओ, ठीक है, तो इसे रिटर्न कर लिया। अब क्या होगा, जो पहले एंट्री की उसकी रिवर्स एंट्री कर लूं क्या, जी सर, तो हेड ऑफिस ने मुन्ना भाई ने तब जब भेजा था तब क्या एंट्री की थी कि सर्किट अकाउंट डेबिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसकी उल्टी एंट्री क्या होती है, तो एचओ एंट्री करेगा, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आ गया, उसके पास में आ गया, यस सर, टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच से आया ना, अब उतना पेमेंट कम लेने का उससे, तो टू ब्रांच कर लिया, कम कर लिया, तो ये एंट्री होगी एचओ की। ब्रांच क्या करेगा कि भाई जितना मैंने गुड्स वापस दिया है, पहले जितना पैसा मांग रहा था क्रेडिटर्स था, अब वो डिटेल्स बन जाएगा, तो एचओ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एचओ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब ऐसा बोलूं क्या, गुड्स रिटर्न की जो एंट्री होती है ना, वो तुम्हारी जो ऊपर एंट्री की उसी की रिवर्स एंट्री है, जी सर, तो ये वाली जो एंट्री है ये इसी की रिवर्स एंट्री है, इसी क्या है, रिवर्स एंट्री है। ठीक है, तो ये इसी की रिवर्सल एंट्री होगी, कौन सी वाली, जो फर्स्ट एंट्री की आपने उसी की क्या होगी, रिवर्सल एंट्री हो गई। चलिए सर, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो होगी, गुड्स सेंट और गुड्स रिटर्न दोनों की होगी है। अब ब्रांच के एक्सपेंस है, ब्रांच ने पे किए, नहीं सर्किट के एक्सपेंस सर्किट पे कर रहा है, तो भाई को कोई मतलब नहीं है, तो मुन्ना भाई को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सर्किट तो अपने खर्चे पे कर, मुझे मतलब नहीं है, तो एचओ कोई एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि अब सेपरेट है ना बेटा, हाँ सेपरेट है, तो एचओ कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी एंट्री पास नहीं करेगा, कौन पास नहीं करेगा, ब्रांच, मुन्ना भाई। सर्किट देखिए, सर्किट के लिए तो खर्चा हुआ है और वो अपना ट्रेडिंग पीरियड अलग से बनाएगा, तो उसके लिए नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस होते ही क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जी सर बस हो गया, कैश में टू कैश और बैंक, तो यहाँ पे ये देखिए सर्किट ने क्या एंट्री की, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो तीन एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। अब ब्रांच के एक्सपेंस थे वो एचओ ने पेड कर लिए, यानी खर्चा किसका था, सर्किट का, किसने पे किया, मुन्ना भाई ने। अब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुन्ना भाई की जेब से पैसा तो गया है, तो मुन्ना भाई क्या बोलता है, एचओ क्या बोलता है, मेरी जेब से पैसा गया, मैं बोलेगा टू कैश और बैंक, क्या बोलेगा, मैं क्या बोलेगा, टू कैश और बैंक, तो मुन्ना भाई ने बोला मेरी जेब से पैसा गया, मैंने बोला टू कैश और बैंक। अब बताओ मुन्ना भाई का ट्रेडिंग पीरियड अलग है, सर्किट का अलग है, तो क्या मुन्ना भाई अपने एक्सपेंस में लिख सकता है क्या, ठोकर सर्किट ने, क्या मुन्ना अपने नाम पे लिख सकता है, नहीं लिख सकता, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मुन्ना क्या बोलेगा, किसके बिहाफ पे मारा है, सर्किट के बिहाफ पे, तो पैसा किससे लेगा, सर्किट से लेगा, तो बोला ब्रांच को जैसे पेमेंट किया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो ये क्या बोलेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, किसने एंट्री की है, एचओ ने की है। अगर समझिए, अगर खुद ने सैलरी लिख दिया, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये आपका एचओ है, ठीक है, ये एचओ है और ये ब्रांच था, यानी वही अपना ये मुन्ना भाई है और ये अपना सर्किट है। ठीक है, अब मान लो मुन्ना भाई की गर्लफ्रेंड है, कौन है, गर्लफ्रेंड, एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अब सर्किट की भी गर्लफ्रेंड है, तो सर्किट को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना था, तो मुन्ना भाई को बोल दिया भैया भाई तू ले लेना और बाद में दे देना भाभी को, तो बोला ठीक है, तो मुन्ना ने गिफ्ट ले लिया, तो मुन्ना ने एंट्री कर, मान लो ऐसी कर ली जैसे गिफ्ट लिया, तो गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, अगर मान लो ये एंट्री कर लेता है कौन,
मुन्ना भाई अपना गिफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो पता है क्या होगा, जब इसकी गर्लफ्रेंड, किसकी, मुन्ना भाई की या वाइफ मान लो, पता चलेगा बेटा ये गिफ्ट किसको दिया, तो बोलेगा, क्या बोलेगा, क्योंकि अंदर तो गिफ्ट दिख रहा है, गिफ्ट तो किसी न किसी को दिया होगा, तो झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलता है, जैसे कि ये मुन्ना भाई क्या बोलता है, भाई मैं तेरा गिफ्ट तो ले लूंगा बट नाम गिफ्ट नहीं लिखूंगा, मैं जैसे तुझे पैसा दिया वैसे लिखूंगा। तो ये बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कौन बोलेगा, एचओ बोलेगा, ताकि उससे खर्चे में ना आ जाए। चलो बढ़िया सर, ये तो हो गया। अब ब्रांच क्या लिखेगा, ब्रांच को तो अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा ना भाई, खर्चा तो उसका ही है फाइनली। हाँ, वरना कैसे पता चलेगा कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया है। तो यहाँ पे वो गिफ्ट तो लिखेगा, गिफ्ट अकाउंट डेबिट। बट क्या पैसा उसकी जेब से गया है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। वो पैसे कहाँ गए उसकी जेब से, वो पैसे दिए एचओ ने, तो एचओ को उतना पैसा पेमेंट करने का है, तो उसने लिखा टू एचओ। क्या लिखा, टू एचओ। तो यहाँ पे ब्रांच अपनी एंट्री करेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। क्या लिखेगा, टू एचओ अकाउंट। बोलिए समझ में आया ये वाला। तो इस तरह से ये एंट्री होगी। तो देखिए अगर ब्रांच का एक्सपेंस था, पेड बाय एचओ हुआ, तो ब्रांच बोलेगा, एचओ बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। क्यों, कि एचओ ने पे किया है बट ब्रांच के बिहाफ पे किया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ब्रांच क्या बोलेगा, भाई एक्सपेंस तो मेरा हुआ है, तो बोलेगा एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट, बट पेमेंट मेरी जेब से नहीं गया है, किसी जेब से गया, एचओ की जेब से, तो टू एचओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोर्थ वाला। फिफ्थ वाला देखिए, आउटसाइड परचेज मेड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने अपने हिसाब से परचेज किया, सर्किट ने किसी और से किया है, चुन्नू मुन्नू से परचेज कर लिया। किसने, सर्किट ने। तो मुन्ना भाई को कोई मतलब नहीं है, एचओ को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बोला सर्किट तूने अपने हिसाब से परचेज किया, तू करना तेरा काम। तो मुन्ना भाई यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं करता है, क्योंकि उसको कुछ अफेक्ट हुआ ही नहीं है। तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ मुन्ना भाई। एचओ के बुक्स में कोई एंट्री नहीं है। सर्किट तो करनी पड़ेगी, अब उसने परचेज किया है तो बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट, बिल्कुल। और उसी जेब से पैसा गया था टू कैश, बैंक से गया था टू बैंक, और क्रेडिट में गया था टू क्रेडिटर्स। बस वही एंट्री आपको यहाँ पे दे रखा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए सर ये भी हो गया। सेल्स अफेक्टेड बाय द ब्रांच, ब्रांच ने सेल किया तो करने देना भाई, मुन्ना भाई को कोई मतलब नहीं है, ब्रांच तो अपना कर रहा है, मेरा तेरा कोई हिसाब हुआ नहीं अभी, तो नो एंट्री। और सर्किट नॉर्मल एंट्री करेगा, कैश और बैंक या डेटर्स जो भी का टू सेल्स, जो नॉर्मल एंट्री होती है वही हो रहा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ऑफ द ब्रांच रिसीव बाय द हेड ऑफिस। ये देखो अब गड़बड़ होगी, डेटर्स था सर्किट का, ठीक है, किसका डेटर था, सर्किट का, यानी ब्रांच का डेटर्स था। पेमेंट ब्रांच को मिलना चाहिए था बट किसने ले लिया, एचओ ने ले लिया। तो एचओ के पास तो पैसा आया, मुन्ना भाई के पास तो पैसा आया है, तो क्या बोला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मुन्ना भाई के पास पैसा आया है तो मुन्ना भाई क्या बोलेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मुन्ना भाई ने बोला कि भाई मेरे पास पैसा आ गया है, तो मैंने बोला कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। बट टू डिटेल्स तो नहीं लिख सकता ना, क्योंकि वो डिटेल्स किसकी बुक्स में है, ब्रांच की बुक्स में, तो टू डिटेल्स तो लिख ही नहीं सकता। तो अब क्या लिखेगा, सिंपल सा वर्ड, किसके बिहाफ पे आया, ब्रांच के बिहाफ पे ना, तो टू ब्रांच, तो क्या लिखेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। चलिए जी, अब यहाँ पे देखने लायक चीज है कि ब्रांच क्या करेगा, क्योंकि ब्रांच का डेटर्स तो कम हो गया, डेटर्स कम होता है तो क्या लिखते हो, टू डेटर्स, तो टू डेटर्स लिखा। बट कैश आया क्या, नॉर्मल एंट्री होती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब ये कैश तो आया नहीं है, किसके पास आया है, एचओ के पास, तो ये समझेगा एचओ से, एचओ ने ले लिया, एचओ को डेटर्स कर लिया, एचओ को अकाउंट डेबिट कर लिया, तो एंट्री होगी एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है, अब देखिए पेमेंट बाय एचओ फॉर द परचेज मेड बाय द ब्रांच। ब्रांच सर्किट ने कुछ परचेज किया था कहीं से, पेमेंट सर्किट को करना था, बट गलती से मुन्ना भाई मिल गया, मुन्ना भाई ने पेमेंट कर लिया। तो अभी मुन्ना भाई की जेब से पैसा तो गया, तो टू कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा, तो टू कैश और बैंक। अब क्या ऐसा लिखेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नहीं, किसके बिहाफ पे किया है, ब्रांच के बिहाफ पे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ब्रांच क्या बोलेगा, भाई परचेज किया है, अपना खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। ठीक है, और मान लो क्रेडिटर को पेमेंट किया है मुन्ना भाई ने, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट लिख दिया। अब खुद की जेब से तो पैसा गया नहीं है, किसकी जेब से गया है, एचओ की जेब से, तो टू एचओ। ओके चलिए, तो यहां तक जो भी एंट्री थी ना बड़ी सिंपल सी थी, मतलब कुछ इसमें था नहीं। अब यहाँ पे देखने लायक चीज है नाइन्थ और 10th एंट्री। ठीक है, ये दो एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, और 11 वाली पे। अब इसमें भी 9 तो बड़ी सिंपल है, आपको देखते ही पता चल जाएगा, कुछ इसमें खास है नहीं। 10th और 11 बड़ी इंपॉर्टेंट है। परचेज ऑफ असेट बाय द ब्रांच, ब्रांच ने कोई असेट परचेज किया है, सर्किट ने अपने लिए मोबाइल परचेज किया, मुन्ना भाई बोलेगा मैं क्या करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, नो एंट्री। क्या करेगा ये, नो एंट्री। सर्किट बोलेगा भाई मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, यानी असेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक।
ठीक है, और क्रेडिट में किया था तो ट्रू लायबिलिटी जो भी रहेगा वो आ जाएगा। सीन अभी समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। असेट परचेज बाय द ब्रांच, ब्रांच ने असेट परचेज की यानी सर्किट ने परचेज की है, ठीक है, बट असेट अकाउंट रिटेन एट हेड ऑफिस, असेट का जो अकाउंट है वो रिटेन कहां पे हुआ है आपका, हेड ऑफिस में हुआ है। तो असेट अकाउंट रिटेन एट हेड ऑफिस बुक। अब हुआ क्या है, सर्किट ने परचेज किया, मान लो क्या परचेज किया है, सर्किट ने कोई असेट परचेज कर दी, कार परचेज कर ली, ठीक है, तो सर्किट ने परचेज की तो सर्किट बोला कार अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, नॉर्मल होता है, एचओ कोई एंट्री पास नहीं करता है, ये नॉर्मल केस है। बट अभी यहाँ पे दूसरा केस क्या है पता है, मुन्ना भाई आके बोलता है ओ सर्किट ने कार परचेज की है, कर रहा है, बोला हाँ कर तो रहा हूँ, तो बस पेमेंट तू ही कर, बट वो कार तेरी बुक्स में नहीं आएगा, कार अपनी बुक में आएगा, अपन भाई लोग हैं, अपना बड़ा बैलेंस शीट दिखना चाहिए, तो अगर मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा कार तो अच्छा है ना, क्योंकि तेरा जो तेरा है वो तो सब मेरा ही है ना, समझ में आया, और जो मेरा है वो तेरा नहीं है, जो तेरा है वो सब किसका है, मेरा ही है, तो कार मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा। तो मुन्ना भाई ने बोल दिया भाई कार तो अपनी बुक्स में दिखेगी, तू परचेज तू कर, चला भी तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चला, बट दिखने किसकी बुक में चाहिए, मेरी बुक में, क्योंकि आई एम द बॉस, आई एम द मुन्ना भाई, ठीक है। तो हेड ऑफिस ये चाहता है कि जो असेट किसने परचेज की है, ब्रांच ने की है ना, वो हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में दिखे, समझिए, इनकॉर्पोरेशन से पहले की बात कर रहा हूं, उसकी बुक्स में नॉर्मल बेस से दिखेगी, क्यों, क्योंकि एचओ चाहता है कि मेरी बैलेंस शीट बड़ी दिखे। अब बताओ इस केस में क्या होगा, असेट दिखानी किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में, जबकि परचेज किसने की है, ब्रांच ने की है। अब सीन डेंजर है, अब समझना। अब ये बताओ, जब असेट को परचेज ब्रांच ने किया है तो ये रोकड़ा किसकी जेब से गया, सर ब्रांच की जेब से गया, तो ब्रांच की जेब से टू कैश और बैंक आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, ब्रांच की जेब अकाउंट में आ गया टू कैश और बैंक, पहले हम ब्रांच का देख रहे हैं, ब्रांच की एंट्री करेगा, तो सर्किट बोलता भाई देख अपनी जेब से पैसा गया, टू कैश और बैंक आ गया। बट ये बताओ क्या कार वो लिख सकता है, नहीं, क्योंकि कार तो कौन लिखेगा, भाई लिखेगा, मुन्ना भाई लिखेगा, तो सर्किट क्या लिखेगा, किसको कार लिख दी है, मुन्ना भाई को, मतलब है उसके पास ही, वही चला रहा है, सर्किट ही चला रहा है, ब्रांच ही चला रहा है, बट किसकी बुक्स में दिखेगा, हेड ऑफिस की बुक्स में। एक तरह से हेड ऑफिस की बुक्स में दिख रहा है, मतलब हेड ऑफिस को पैसा दिया ना, तो अब नाम किसका आएगा, एचओ अकाउंट, क्या आएगा, हेड ऑफिस अकाउंट। बोली समझ में आया, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये तो होगी सर्किट की बात, नहीं ब्रांच की बात। अब मुन्ना भाई की बात करते हैं, हेड ऑफिस की बात करते हैं। ये बताओ, पेमेंट तो उसकी जेब से गया नहीं है, बट कार तो आई है उसकी बुक्स में, तो जब असेट आती है तो डेबिट करते हो, तो कार अकाउंट डेबिट, असेट अकाउंट डेबिट हो गया, जी सर, ब्रांच असेट, बट नाम क्या लिखेगा, ब्रांच असेट, क्या लिखेगा, ब्रांच कार, ऐसा लिखेगा, ठीक है, तो ब्रांच कार अकाउंट डेबिट हो गया। क्या जेब में से पैसा उसकी जेब से गया, टू कैश और बैंक आया, नहीं सर, वो तो ब्रांच ने दिया है, इतना पेमेंट ब्रांच को देने का, यस सर, तो क्या आएगा, टू ब्रांच, क्या आएगा, टू ब्रांच, वेरी गुड, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, 11th वाला। अब उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन समझो, हालांकि तुम जो करना है, AS1 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अगर आपने नहीं देखा तो मेरा वीडियो है, आप देख लीजिए, वहां पे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वहां पे एक रूल है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वहां पे मैंने बड़े अच्छे से समझा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब समझिए, एएस क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि बेटा किसके भी नाम पे होगा, किसकी भी बैलेंस शीट दिखेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है कि उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है ना, वो तो किसको आना चाहिए, ब्रांच को ही आना चाहिए, क्योंकि उसको यूज कौन कर रहा है, सब ब्रांच कर रही है, कार तो सर्किट चला रहा है ना, तो यूज तो सर्किट कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी किसकी बुक्स में आएगा, सर्किट की बुक में आएगा, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में दिखेगा सर, सर्किट की बुक में, यानी उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच ने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखिए ब्रांच ने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बट टू कार तो लिख सकता नहीं, क्योंकि बेटा कार तो है ही नहीं, उसकी बुक्स में तो कार है ही नहीं। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये ब्रांच की बुक है, ये अगर ब्रांच की बुक दिखोगे, ठीक है, अब देखिए क्या ब्रांच की बुक्स में यहाँ पे कार दिख रही है क्या, बोला नहीं सर वो तो नहीं दिख रही है। अब डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर रहे हो, यस सर, अब टू कार लिख दिया तो बेटा यहाँ पे टू कार डेबिट तो हुआ नहीं, क्रेडिट कहां से कर लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब कार को क्रेडिट ना करके किसको करोगे, जिसके नाम पे दी थी, किसको दी थी, हेड ऑफिस को, तो टू क्या आएगा, हेड ऑफिस आएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब आगे देखिए डेप्रिसिएशन की, अब एचओ क्या बात करेगा, क्या डेप्रिसिएशन एचओ क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता सर, क्यों, क्यों क्या सर, ब्रांच कर रहा है ना, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ब्रांच कर रहा है तो एचओ यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा नहीं,
बट कार के वैल्यू को तो कम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कम होगा ही होगा, बाद में इनकॉर्पोरेट होगा तब साथ में क्लियर हो जाएगा, बट अभी तो आपको कम करना पड़ेगा। यस सर। तो क्या लिखेंगे, टू कार यानी टू ब्रांच एसेट, तो आपको लिखना है टू ब्रांच एसेट, तो ये मैंने सर लिख दिया टू ब्रांच एसेट। बहुत बढ़िया, टू ब्रांच एसेट हो गया। अब डेबिट किसको करूंगा सर, डेप्रिसिएशन ना करके यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे, ब्रांच को, क्योंकि ब्रांच के नाम पे ये था। अब अगर आप इन दोनों एंट्री को मर्ज करोगे बेटा, अगर इनको मर्ज करके देखो आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रांच डेबिट हुआ है, ब्रांच क्रेडिट है, सॉरी हेड ऑफिस क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे आया है, ये ब्रांच एसेट यहाँ पे आया है, तो डेप्रिसिएशन टू ब्रांच एसेट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। और ब्रांच टू हेड ऑफिस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर। तो एक के अकाउंट में उतना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट हुआ, ऑटोमेटिक नील इफेक्ट हो गया, और इसका डेप्रिसिएशन टू एसेट ये हो गया सीधा का सीधा। ठीक है, चलिए फिर, तो यहाँ पे उतना एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा और उतना ब्रांच का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरह से एचओ में ये सब हो जाएगा। चलिए सर, तो बड़ा सिंपल सा है, आपको करना क्या है, नॉर्मल डेप्ट, ये खुद ही बोल रहा है ना, एसेट अकाउंट रिटेन बाय हेड ऑफिस, एसेट हेड ऑफिस की बुक में दिखेगा, बट डेप्रिसिएशन हेड ऑफिस क्लेम नहीं कर सकता, वो तो ब्रांच को ही करने का है। ठीक है, चलिए फिर सर, अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है, समझ में नहीं आता सर क्या हो रहा है। देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे हेड ऑफिस ने अपनी बैलेंस शीट में एसेट ले लिया, तो एचओ ने बोला कार ले ली, मान लो 10 लाख की, ठीक है, ये आपने ले ली। अब बताओ, अगर डेप्रिसिएशन ब्रांच क्लेम कर रहा है तो इसका कार का वैल्यू कभी कम होगा ही नहीं ना, तो क्या ये सही होगा, नहीं होगा सर, इसको वैल्यू तो कम करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कम तो करेगा, बट किस नाम से करेगा, ब्रांच के नाम से। तो इसमें मान लो 1 लाख का डेप्रिसिएशन था, वो कम हो गया, तो वैल्यू कितना बच गया, 9 लाख, फिर वापस कम हो जाएगा 1 लाख, तो फिर कितना बचेगा, 8 लाख, ऐसा। तो एचओ को अपनी बुक्स में ये कम तो करना ही पड़ेगा, बट कैसे करेगा, ब्रांच को करके। ठीक है, बट जब दोनों का इनकॉर्पोरेट होगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पीएनएल, तो ऑटोमेटिक क्या होगा पता है, वो डेप्रिसिएशन खुद ब्रांच की बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में आ जाएगा। जब ब्रांच का डेप्रिसिएशन उठ के उसकी बुक्स में आएगा, तो ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन टू असेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, तो सर ये एंट्री हमको समझ में आ गई कि क्या था, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते। अब देखिए, रेमिटेंस ऑफ फंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। रेमिटेंस, रेमिटेंस हमने पहले भी पढ़ा है कि जब ब्रांच के पास पैसा आता है तो हेड ऑफिस को भेज देता है, तो ऑब्वियसली बताइए मुझे अब यहाँ पे दो तरह से रेमिटेंस होता है, हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है, ब्रांच हेड ऑफिस को भेजता है। पहले हम देख रहे हैं जब हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा, यानी मुन्ना भाई सर्किट को भेजा है। ठीक है, तो ये देखिए, रेमिटेंस ऑफ फंड बाय एचओ टू ब्रांच, बाय एचओ टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, भैया मेरी जेब से पैसा गया तो टू कैश और बैंक तो आएगा, ये सर टू कैश और बैंक तो आ गया, टू कैश और बैंक दिख रहा है हमको, ये मैंने देखिए, हाईलाइट कीजिए, आ गया टू कैश और बैंक। अब किसको भेजा है, ब्रांच को, तो ब्रांच रिसीवर हो गया, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश और बैंक। ब्रांच क्या बोलेगा, कैश और बैंक मेरे पास आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, एचओ से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। अब इसका उल्टा, ब्रांच ने एचओ को भेजा, तो जो एंट्री की उसकी रिवर्सल कर दो, तो जो आपकी एंट्री थी उसकी रिवर्सल कर दो, तो एंट्री होगी, एचओ बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच बोलेगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जी सर, तो ये भी हो गया। अब फाइनल वाली देखिए, इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट की एंट्री है, यानी क्या होता है, जरूरी थोड़ी कि मेरी एक ब्रांच ही होगी, मेरी 10-12 ब्रांच है, एक आईसीआईसी बैंक मुंबई में है, नागपुर में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, तो अलग अलग जगह पे मेरी ब्रांच है। अब हुआ क्या, एक ब्रांच में गुड्स कम पड़ गया, तो मैंने बोला तू उस ब्रांच से ले ले, पास वाली ब्रांच से, एचओ ने बोला, तो उसने एक दूसरे को दे दिया। अब बताओ, एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, वो बोलती है हमको तो मतलब किससे है, एचओ से। ठीक है, तो हमको सबको मतलब किससे है, एचओ से। आप जैसे अब मेरे मान लो 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो स्टूडेंट को आपस में एक दूसरे को मतलब नहीं है, उन सबको मतलब मुझसे है। मैंने बोला भैया तू ये काम कर, राम, तू है ना श्याम को पैसे दे दे, तो राम ने श्याम को पैसे दे दिए। अब पता है किसके कहने पे दिए, सर के कहने पे दिए, तो राम पैसे किससे मांगेगा, सर से मांगेगा, श्याम भी पैसे किसको देगा, सर को देगा, बात खत्म। तो यही होता है इंटर ब्रांच ट्रांसफर। तो अब देखो एचओ क्या करेगा, क्योंकि एचओ तो मतलब है ना, तो मैं पहले राम के पैसे मांग रहा था और श्याम को देने के थे, एक दूसरे को दे दिए उसने, तो अब राम को पेमेंट मैं करूंगा और श्याम से पैसे मैं लूंगा। तो जिसको एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर किया, मान लो ये ऐसा था, ये मेरी एक ब्रांच है ए, इसने ट्रांसफर किया बी ब्रांच को, ठीक है, ये गुड्स यहां से चल के यहाँ पे आ गया है, ऐसा गुड्स ट्रांसफर हो गया है, तो रिसीवर यहाँ पे बी हो गया ना, ये रिसीवर हो गया और ये सेंडर हो गया। अब बताओ,
ए ने गुड्स सेंड किया ना, तो ए बोलेगा भाई एचओ से पैसा लेने का है, क्योंकि किसके बिहाफ पे गुड्स सेंड किया है सर, उसके बिहाफ पे किया है, एचओ के बिहाफ पे किया है। ठीक है, तो ए को तो पैसा देने का है, और जिसको पैसा देने का होता है ना उसको टू में लिखते हैं, क्रेडिटर में आते हैं। ठीक है, तो टू ए हो गया। और पैसा किससे लेने का सर, बी से लेने का, क्योंकि बी को गुड्स मिला है तो पैसा मैं बी से लूंगा। हम एचओ की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, यानी रिसीवर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर हुआ कि नहीं हुआ, ये सर। तो यही एंट्री आपको दे रखी है, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, तो रिसीवर जो ब्रांच है अकाउंट डेबिट कर लो, टू सप्लायर कर लो, काम खत्म हो गया। अब ब्रांच क्या करेगा, ये तो हमने एचओ के व्यू से बात की, अब जरा सुनना ब्रांच क्या करेगा। दोनों ब्रांच अलग अलग है ना, तो बी अपनी अलग एंट्री पास करेगा, ए अपनी अलग पास करेगा। बी क्या बोलेगा, भाई मुझे तो गुड्स मिला है, तो जैसे मुझे नॉर्मल मिलता ना वैसे ही मिला है, जैसे एचओसी आया, मुझे ए से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो बोलेगा गुड्स रिसीव की एंट्री होती है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, ये एंट्री नॉर्मल पास करता है, तो वही नॉर्मल एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो ये आ गया जैसे गुड्स रिसीव, देखिए यहाँ पे रिसीवर एंट्री पास की, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ टू हेड ऑफिस। बढ़िया सर, जो नॉर्मल एंट्री हमने पढ़ी है ऊपर सबसे पहले, बस वही एंट्री है। और ये क्या पास करेगा, सेंडर सप्लायर क्या पास करेगा, उसके पास से गुड्स गया है ना, तो टू गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस आ गया। और अब ये पैसा किससे लेगा, एचओ से लेगा, तो ये बोलेगा एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, सॉरी गुड्स सेंड टू एचओ, ऐसा लिख देगा ये। तो इस तरह से ये तुम्हारा होगा। चलिए सर, ये भी हो गया, हमको समझ में आ गया ये। तो ये सारी आपकी क्या थी, एंट्रीज थी जो अभी तक हमने की है। फिर आपने दूसरी जगह से भी परचेज किया है, यस सर, दूसरी जगह से भी परचेज किया 20,000 का, तो ये बेटा 20,000 वो भी आ गया। क्या आपको सेल्स दे रखा है, यस सर, सेल्स दे रखा 1 लाख का, ये 1 लाख का सेल्स आ गया। गुड्स टू एचओ आ गया 3,000 का। ठीक है, तो ये आ गया, सेल्स आ गया, गुड्स फ्रॉम एचओ रिटर्न हुआ है वो आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर, गुड्स रिटर्न जो हुआ ना वो 3,000 का, आईसीआई ने यहाँ पे इसको कॉस्ट पे लिया है, इसके लिए यहाँ पे नहीं लिया, बट लॉजिकली देखा जाए, सोचा जाए तो अगर इनवॉइस पे गुड्स भेजा था, हमने परचेज का भी कॉस्ट निकाला है, ओके, गुड्स सेंड का भी निकाला है, तो गुड्स रिटर्न होता है उसका भी निकालना चाहिए, तो इसका भी आप दे सकते हो। हम यहाँ पे 3,000 का 80% निकालेंगे 2,400, और वही लिखना चाहिए, बट एनीवेज आईसीआई ने दे रखा है, तो वी अज्यूम, आईसीआई अज्यूम कि ये जो है ये कौन सी प्राइस दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। ओके, तो हम भी वही करते हैं, अदरवाइज आप ठीक है आप करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा, आप ले सकते हो, नोट डाल देना बस। ओके, चलिए फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, द क्लोजिंग स्टॉक एट द ब्रांच ऑफ द हेड ऑफिस बुक्स एट इनवॉइस प्राइस 3,000। तो यहाँ पे क्लियरली बोलेगा 3,000 का इनवॉइस प्राइस है, और दूसरा जो गुड्स है अदर से परचेज किया उसका 1,000 है, तो ये 1,000 सीधा आ गया, 3,000 का 80% निकाल दिया, 2,400 ये आपका आ गया। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आया वो तुम्हारा जीपी हो गया, बैलेंसिंग फिगर क्या बन गया तुम्हारा, जीपी बन गया। तो ये आपका जीपी आ गया 42,700। ठीक है, ये जीपी आ गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। अब देखिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो सब लिख दीजिए। तो क्या क्या एक्सपेंस हुए यहाँ पे देखिए, मुझे ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे एक्सपेंस दिख रहे हैं, सैलरी, रेंट, ऑफिस एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस है, तो ये सीधे आ जाएंगे 7, 3 और 2। तो ये आगे सीधे के सीधे यहाँ पे पेंडल में 7,000, 3,000 एंड 2,000। एक चीज जो आपको याद से लिखनी है, दैट्स अबाउट डेप्रिसिएशन। क्या बोला था डेप्रिसिएशन के बारे में, कि जो रिकॉर्ड है, असेट अकाउंट है, वो कहाँ पे मेंटेन होगा, वो होगा एचओ में, बट डेप्रिसिएशन तो हमको बोला ही था, मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो कहाँ पे आएगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच की ऑब्वियसली ट्रेडिंग पीरियड में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रांच का कितना है जरा बताइए, ब्रांच का डेप्रिसिएशन आ गया सर, जितने असेट थे उसके ऊपर 10%। तो मैंने बोला असेट कितनी थी बताओ, तो आपने बोला सर असेट था फर्नीचर 5,000, तो 5,000 का 5% आ गया 500, और इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट आ गया 30,200। ठीक है, चलिए बस इतना ही पूछा है सर। एक और चीज पूछी है, वो है ब्रांच असेट अकाउंट। अब असेट अकाउंट यानी फर्नीचर का अकाउंट बनाओगे, तो बेटा ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको, यस सर, ओपनिंग बैलेंस दे रखा हमारे पास है जी, मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आपने एडिशनल परचेज किया है यहाँ पे, सर नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, बोला हाँ हुआ है, तो वो लिख दीजिए। अब एंट्री यहाँ पे एचओ करेगा, एचओ मेंटेन कर रहा है असेट का अकाउंट, तो एचओ ने बोला सबसे पहले लेजर अकाउंट बनाएगा, ब्रांच असेट अकाउंट, तो ये रहा देखो, ब्रांच फिक्स असेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट वो अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन नहीं वर्ड यूज कर सकता, वरना खुद का हो जाएगा, तो क्या यूज करेगा, ब्रांच अकाउंट। क्या बोलेगा, ब्रांच अकाउंट, तो डेली ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया डेप्रिसिएशन 500, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है गाइस,
इस सब में इतना ही पूछा है, इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल पूछा है और वो हमने कर दिया। आईसीआई ने कुछ एक्स्ट्रा भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप देखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं, ये चीजें अपने आगे भी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इतना ही था और इस तरह से आपको अपना नेट प्रॉफिट मिल गया। अगर इसमें कोई आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, बताइए मुझे, ठीक है। आगे चले, तो ये आपका इलस्ट्रेशन 11 भी हो गया। अब बात करनी है आगे इलस्ट्रेशन 12 की। चलिए तो अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन 12 की तरफ। अब इलस्ट्रेशन 12 को देखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा इनकॉर्पोरेशन की। देखिए, ब्रांच जो है और हेड ऑफिस जो है, ठीक है, एचओ और ब्रांच दोनों क्या होता है, अलग अलग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जी सर। अब होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जब साल खत्म होगा, तब जो भी बैलेंस है किसका, ब्रांच का, वो मर्ज किसमें करना पड़ेगा, एचओ में। क्यों, क्योंकि फाइनली इनको मर्ज तो करना ही पड़ेगा सर, तभी इसकी रियल पोजीशन पता चलेगी किसकी, एचओ की। अब मर्ज करने के दो वे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन करने के दो वे होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन की, ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन टू टाइप से होता है। फर्स्ट, व्हेन सेपरेट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट प्रिपेयर्ड, ठीक है। जब क्या करता है एचओ, बाय द बोथ, बाय एचओ एंड ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेट ट्रेडिंग और पीएल बनता है, किसका, ब्रांच का भी और एचओ का भी। और वो क्या करता है, सिर्फ प्रॉफिट जो है ना वो उठा लेता है, कौन, एचओ। और वो अपना ऑब्वियसली अलग से बना रहा है ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, तो वो क्या करेगा, नेट इफेक्ट ले लेगा, डायरेक्ट प्रॉफिट उठा लेगा, तो जिससे क्या सारी ट्रेडिंग की आइटम आ जाएगी। अब बैलेंस शीट जो है उसमें उसके लिए एंट्री पास कर लेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं जब ये केस होता है तो क्या होता है। और दूसरा जो केस है वो था आपका व्हेन कंसोलिडेटेड, अब इस केस में क्या होगा, आपके जो ट्रेडिंग और पीएल होगा वो कंसोलिडेटेड बनेगी, बैलेंस शीट भी क्या बनेगी, कंसोलिडेटेड बनेगी, वो केस होता है। तो हम पहले ये वाला समझते हैं, व्हेन सेपरेट ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांच। उस केस में क्या होगा, ये बताइए, क्या ब्रांच का प्रॉफिट हमको पता है क्या, यस सर, हमको ब्रांच का प्रॉफिट तो पता ही है क्योंकि उसने निकाला, सेपरेट किया है। अब करना क्या आपको, बड़ा सिंपल सी चीज है, उसके प्रॉफिट को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेने का है। अब वो कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले आपको क्या लेने का है, प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन लेने का है, किसका, ब्रांच का। अच्छा, ये सारी चीजों को करेगा, हेड ऑफिस करेगा, उसको ही मेन तो करने का है, ब्रांच को अभी कुछ नहीं करने का है, उसने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट निकाल के दे दिया है। तो अब देखिए कैसे करेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं सर, प्रॉफिट जो है ना ये लाने का एचओ की बुक्स में। तो प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट से, क्रेडिट होता है, तो ये अब लेके आ गया टू पी एंड एल अकाउंट। क्या लेके आ गया, टू पी एंड एल अकाउंट। और ऊपर नाम लिख देगा किसका, ब्रांच का, तो ब्रांच से इतना पैसा लेने का है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। ये प्रॉफिट वाला केस आ गया। और अगर लॉस होगा तो सर, तो रिवर्स एंट्री करनी है। अगर लॉस हो रहा है, ब्रांच को लॉस हुआ है, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये लॉस है, ठीक है। इस तरह से उसने जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा किसका, ब्रांच का, वो एचओ ने ले लिया। अब बताइए, जब प्रॉफिट ले लिया, नेट प्रॉफिट ले लिया है, तो क्या मुझे ट्रेडिंग की और पीएल की बाकी चीजों की जरूरत है, नहीं, वो सीधा प्रॉफिट आ गया, बात खत्म हो गई। अब असेट और लायबिलिटीज वो तो लेनी पड़ेगी, यस सर, तो अब वो हम लेते हैं। असेट लेने की है, तो असेट लेने की एंट्री क्या होगी, असेट इसकी बुक्स में आ जाएगी तो डेबिट करना पड़ेगा, असेट अकाउंट डेबिट एचओ की बुक्स में।
टू किसको इसका पैसा देने का है, ब्रांच को, तो टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटीज भी आएगी, तो लायबिलिटीज भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो वो होगी सर, लायबिलिटीज क्रिएट होती है तो टू लायबिलिटीज, और ऊपर आ जाएगा ब्रांच अकाउंट। तो इस तरह से क्या होगा, ब्रांच से असेट और लायबिलिटीज अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लेगा। कौन करेगा, एचओ कर लेगा। ठीक है, तो ये आपको एंट्री पास करनी रहेगी। अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हुआ क्या है। इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाइए सब लोग। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 12 में क्या है। रिंग बेल लिमिटेड दिल्ली हैज अ ब्रांच एट बॉम्बे वेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज यूज्ड। तो इसका मतलब ये कौन सी ब्रांच होगी, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है 31 दिसंबर का। एचओ की बुक का दे रखा है, एचओ की बात करें हम सबसे पहले, तो एचओ की बुक्स में क्या दे रखा है, यहाँ पे एचओ का देखिए, शेयर कैपिटल, अच्छी बात है, उसका शेयर कैपिटल दे रखा है। इश्यूड इतना है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका इतना है, जनरल रिजर्व, फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट, ये एचओ करंट का प्रॉफिट है वो आपको दे रखा है। कैश बैलेंस, ब्रांच करंट अकाउंट, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया ब्रांच करंट अकाउंट, आप भी वर्ड यूज करना ब्रांच करंट अकाउंट। ओके, तो वो बोल रहा है डेबिट में बैलेंस है, मतलब इतना पैसा मांग रहा है। कौन मांग रहा है, यहाँ पे मांग रहा है एचओ, किससे मांग रहा है, ब्रांच से, 1,33,710। अब ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ऑब्वियसली सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है तो उसका खुद का अलग से बना है। फिक्स असेट उसके पास इतनी है, उसने करंट ईयर में इतना प्रॉफिट कमाया है, स्टॉक इतना है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश बैलेंस एंड हेड ऑफिस करंट अकाउंट। अब ये क्या बोल रहा है, इतना पैसा देने का है। क्या आप बता सकते हो क्या दोनों अमाउंट मैच हो रहा है क्या, ये और ये नहीं हो रहा है सर, अलग अलग आ रहा है, क्यों आ रहा है, लेट्स सी, देखते आगे रीजन दे रखा होगा। द डिफरेंस, ये देखिए आ गया, द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट इन द टू सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये भाई बैलेंस का डिफरेंस होने का रीजन है। Cash remitted by the branch on 31st December 2011 but the received by the head office on 1st Jan 2012 3000। तो ये भैया आ गया कैश इन ट्रांजिट वाला मामला। आपको पता है कौन बुक में एंट्री पास करता है, हम पहले भी कर चुके हैं। ब्रांच ने भेजा है एचओ को, ब्रांच ने एचओ को भेजा है, तो क्या ब्रांच ने एंट्री पास कर ली होगी, यस सर भेज दी कर ली होगी। किसने एंट्री पास नहीं किया सर, एचओ ने नहीं किया है। ओके, और अपना सिस्टम भी ऐसा ही है, कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट वाला, जिसको मिल रहा है ना उसको करने का है। तो एचओ बोलेगा मेरे पास असर आने वाला है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्या बोलेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। टू किससे आएगा, ब्रांच से, तो उसको उतना पैसा देने का है, तो टू ब्रांच। तो ये एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। देखते हैं इसने क्या की है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। तो मैंने बोला था जो वर्ड यूज किया वही करना है, तो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट 3000। चलिए सर समझ में आ गया। सेकंड देखते हैं बी वाला पॉइंट, स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस। चलिए, स्टॉक चोरी हो गया, ठीक है, ट्रांजिट वाला कहां से, हेड ऑफिस से, और उसने वो किसके ऊपर ठेका डाल दिया, ब्रांच के ऊपर, भाई तेरी गलती की वजह से हुआ है, तो उतना पैसा ब्रांच से मांग रहा होगा, बट नॉट क्रेडिट टू द हेड ऑफिस इन द ब्रांच बुक। ब्रांच ने क्रेडिट नहीं किया, क्यों, एज द ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एमिट एनी लायबिलिटी नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस 1700, क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने मना बोल दिया कि भैया ये हमारी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है, आप जानो। अब बताओ, जब लॉस बाय थेफ्ट हुआ था तो क्या हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में कुछ एंट्री पास की थी, यस सर, क्या पास की थी, उसने ठिका डाल दिया था किसके ऊपर, किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। तो उसने बोला ब्रांच तुझसे पैसा मांग रहा हूं, तो उसने ब्रांच को डेबिट किया हुआ उस टाइम पे। अब बताइए जब गड़बड़ हो गई है, ब्रांच ने मना बोल दिया है, तो क्या डेबिट रखना चाहिए, नहीं सर। अब क्या करेंगे, टू ब्रांच, क्या करेंगे, टू ब्रांच अकाउंट। तो जब पहले क्या लॉस बुक किया होगा, नहीं सर नहीं किया, अब तो लॉस हो गया, उसने मना बोला तो अपना ही लॉस है, तो एचओ बोलेगा भाई मेरा लॉस हो गया, तो ये बोलेगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये एंट्री पास होगी। देखते हैं, यस सर यही एंट्री है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट 1700। ठीक है, तो ये एंट्री पास होगी। इनको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज है जो हमको पास करनी थी, जो हमने पास कर ली। अब बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन की। बताइए इनकॉर्पोरेशन करना है तो क्या क्या चीजें आती है। इनकॉर्पोरेशन सबसे पहले आएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि कंसोलिडेट पीएल बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, तो हमको हम मानते सेपरेट सेपरेट बनाए तो काम इजी हो जाता है। तो हमको सिर्फ सबसे पहले नेट प्रॉफिट या लॉस जो है ना वो ले लो, सारी ट्रेडिंग आइटम यहाँ पे है भी नहीं तो वही वे बनता है।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं सर नेट वाला लीजिए, तो बताओ नेट प्रॉफिट हुआ या ब्रांच को लॉस हुआ है? सर प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 31,700 का। तो प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, क्या थी? तो हमने सीखा था सर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, क्या थी? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। कर लीजिए ब्रांच करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 31,700, ये एंट्री होगी आपकी। तो देखिए ब्रांच करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ये एंट्री आपकी होगी। तो ये आपको एंट्री मिल गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 31,700। आगे चलते हैं सेकंड। अब असेट लीजिए, ब्रांच की असेट देखिए, हमको ब्रांच की असेट देखनी है, क्या क्या है ब्रांच की असेट में? 95,000, 5460, 19,100 और 6550। फिक्स असेट, स्टॉक, डेटर्स, कैश बैलेंस, चारों असेट दिख रही है हमको। क्या करेंगे हम? चारों असेट, असेट लेने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो असेट को कीजिए डेबिट, तो फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करंट अकाउंट। कर दीजिए ये एंट्री। तो ये आगे ब्रांच फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। लायबिलिटीज भी है उसके पास जी सर, लायबिलिटीज में एक ही है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स ले लीजिए 10,400 का। तो क्या होगी एंट्री? ब्रांच करंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये होगी सर। ये हो गया, असेट भी आ गई, लायबिलिटीज भी आ गई, एंट्री में आपको समझा चुका हूँ, तो ये खत्म हो गया इधर। अब इसने पूछा है कि सर एक काम कीजिए ब्रांच करंट अकाउंट भी बनाइए। मैंने बोला ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। तो ये किधर बनेगा? इन द बुक्स ऑफ एचओ बनेगा। किधर बनेगा? इन द बुक्स ऑफ एचओ, ब्रांच करंट अकाउंट। तो मैंने बनाया, ठीक है ब्रांच करंट अकाउंट बना लेते हैं। क्या आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? यस सर, एचओ का अंदर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। फिर जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास की है पहले, वो दो कर लो सर, वो भी कर ली। अब असेट की भी आपने की न, तो वो सारे असेट या तो सेपरेट लिखो या एक एंट्री में लिख दो, चलेगा। तो यहाँ पे एक एंट्री में आ गया। फिर सर प्रॉफिट है, वो भी ले लो। मैंने बोला ठीक है। अब क्या बच गया सर? क्रेडिट था, वो भी ले लो, खत्म हो गया, बैलेंस मैच हो जाता है इसका हमेशा। ठीक है, ये ब्रांच करंट अकाउंट हो गया। अब देखिए पीएल बनेगा, किसका बनेगा? एचओ का। एचओ का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए सर एचओ का पीएल बताइए। मैंने बोला क्या पीएल बना लेजर बना रहे हो? बोला यस सर। तो क्या ओपनिंग बैलेंस होता है? यस सर। है क्या आज का? यस सर। तो दे दो 25,310। अब क्या करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है? यस सर कमाया है। कितना कमाया है सर? 52,200 से। कहाँ दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, आगे पढ़िए। ट्रायल बैलेंस दे रखा आपको एचओ का, ये रहा सर ओपनिंग पीएल का बैलेंस, और ये रहा करंट ईयर का प्रॉफिट 52,200। अब आपने एक एंट्री पास की थी, याद आपको? यस सर, हमने एंट्री पास की थी, वो एंट्री ये आ गई 31,700 की। सर हमने दो और एंट्री पास की थी, देखो क्या उसमें से कोई पीएल की आइटम है? यस सर, एक ही है, लॉस बाय थेफ्ट। तो वो भी अभी तक इफेक्ट आया नहीं है, डाल दो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 1,700। ये चीज याद से करना, एग्जाम में ये आप गलत कर सकते हो, मिस कर सकते हो। और फिर आपका बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। बस ये था आपका इनकॉर्पोरेशन व्हेन सेपरेट ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय द ब्रांच एंड हेड ऑफिस। बताइए यहां तक आपको समझ में आया? अब देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा है सर। तो अभी तक हमने सर जो देखा है हम उसको एक बार देख लेते हैं। हमने देखा सर ब्रांच होती है इनलैंड एंड फॉरेन ब्रांच। इनलैंड की बात की, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में हमने देखा सर ब्रांच का डेटर्स मेथड होता है। मैंने बोला बिल्कुल, क्या होता है उसमें सर? ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटी, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, और एचओ एक्सपेंस पेड बाय द एचओ, और रेमिटेंस आ जाता है बाय में। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो प्रॉफिट या लॉस जो एचओ को जनरल पी&एल में ट्रांसफर होता है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। फिर बोला स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। बोला उसमें क्या था सर? उसमें बड़ा सिंपल सी चीज थी, अलग अलग लेजर बनेंगे, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनेगा, उसमें स्टॉक से रिलेटेड सारी चीजें आ जाएगी। उसका बैलेंस ट्रांसफर होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होगा? ब्रांच पी&एल में। उसके बाद ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच पी&एल अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस का सारा चीज ट्रांसफर होती है ब्रांच पी&एल में, और ब्रांच पी&एल का फाइनली प्रॉफिट जो होता है वो ट्रांसफर होता है जनरल पी&एल में, एचओ के। फिर फाइनल अकाउंट मेथड बचपन से पढ़ते आए सर, ट्रेडिंग को मानते हो, सिंपल सा वही था। अब ये सब कॉस्ट पे था, इनवॉइस पे भी हो सकता है। यस सर, लोडिंग है, सेपरेट निकाल दो। लोडिंग कहाँ पे होती है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स एंड गुड रिटर्न, खत्म। ओके, अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में ध्यान रखना, यहाँ पे अलग से अकाउंट बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसमें अपन सब करेंगे। और जो ब्रांच स्टॉक था उसका प्रॉफिट भी ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट से फिर कहाँ पे जाएंगे? ब्रांच पी&एल में। बाकी कुछ था नहीं इसमें। फाइनल अकाउंट में हमने देखा नहीं, नॉर्मल सी चीज थी, कॉस्ट पे ले लीजिए। उसके बाद हमने देखा सर एक और मेथड थी होलसेल प्राइस मेथड। मैंने बोला बिल्कुल। उसमें क्या था सर? नॉर्मल सी चीज है, जैसे ट्रेडिंग पी&एल बनता है वैसे ही बनता था, कुछ था नहीं उसमें। तीन अकाउंट बनते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जिसे आउटलेट अकाउंट भी बोलते हैं, आउटलेट स्टॉक अकाउंट,
आउटलेट पीएनएल अकाउंट और स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व में सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग का, बाकी कुछ नहीं। और जो बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ पे ट्रांसफर होता है, एचओ के पीएनएल में, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। उसके बाद सर अभी ये दिखा इनकॉर्पोरेशन वाला, मैंने बोला बहुत बढ़िया। क्या था इसमें सर, सेपरेट कर रहे हैं मेंटेन, तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लो। अगर रेक्टिफिकेशन तो वो एंट्री हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, रेक्टिफिकेशन की एंट्री पहले पास कर लो। उसके बाद जो पीएल नेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो ट्रांसफर कर लो, सारे असेट सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लो, खत्म हो गया खेल। बस इतना ही था। ठीक है, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन 12 तक। अब ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्या है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट आपका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, उसमें क्या होगा, वो सब हम इस इलस्ट्रेशन में देखेंगे। चलिए गाइस, इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। केपी मैन्युफैक्चर a range of goods which it sell to wholesale customer only from its head office. ठीक है, in addition the HO transfer goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक जो एचओ है ना वो होलसेल कस्टमर को भी भेजता है और ब्रांच को भी भेजता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो अपना ये जो एचओ है, ये जो है गुड्स जो है होलसेल कस्टमर को भी भेजता है और ब्रांच को भी भेजता है, दोनों को भेजता है। आगे देखिए, द एचओ ट्रांसफर गुड्स टू न्यूली ओपन ब्रांच एट अ फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%। ये बोलो जो ब्रांच को भेजता है ना वो प्लस 15% भेजता है, कॉस्ट प्लस 15%। ठीक है, the selling price to wholesale customer is designed to give a factory profit which is amounted to 30% of the sales value। ये बोलता है जो होलसेल कस्टमर को बेचता है ये 30% ऑफ सेलिंग प्राइस इस तरह से बेचता है। ठीक है, ये कस्टमर को कैसे बेचेगा कि जो भी सेल्स पे कितना कमाना है इसको 30%। चलिए जी आगे देखिए, द सेलिंग प्राइस टू जनरल पब्लिक इज डिजाइन टू गिव अ ग्रॉस मार्जिन दैट इज सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एचओ ऑफ 30% ऑफ द सेल्स वैल्यू। अब ये जो ब्रांच है, ये जो कस्टमर को सेल करेगी इसको 30% ऑफ सेलिंग प्राइस पे बेचना है। चलिए सर ये भी हो गया, हमको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, KP operate from rental premises and lease all other types of fixed asset. The rent and the hire charges for this are included in the overhead cost shown in the trial balance। तो जो आपका रेंट है वो ओवरहेड में इंक्लूडेड, ठीक है कोई बात नहीं। From the information given below, you are required to prepare for the year ended 31st December 2011 in the columnar form a profit and loss account for HO branch and the entire business। तो ये आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड यहाँ पे बनाने का है, दोनों का अलग अलग बनेगा। एचओ का भी आएगा एक कॉलम पे, एक पे ब्रांच का आएगा, फिर टोटल आएगा। बैलेंस शीट पूरा एंटायर बिजनेस की एक ही बनानी है सर, ठीक है हो जाएगा। अब देखिए आगे, द रॉ मटेरियल परचेज 35,000 एचओ में है, डायरेक्ट वेजेस 1,08,500, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डेटर्स, कैश, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, सेल्समैन सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंटर यूनिट अकाउंट, कैपिटल, सन्डी क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक, ओपनिंग प्रोविजन दे रखा आपको, सेल्स गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। आपको एक चीज नोटिस की क्या सर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गुड्स सेंट 46 है, गुड्स रिसीव 44,500 है, इसका मतलब 1,500 इन ट्रांजिट है। आगे देखिए, नोट देखिए, on 28 December 2011 the branch remitted 1,500 to the HO and this has not yet been recorded in the HO books। ये कैश की बात कर रहा है कि यहाँ पे कितना ब्रांच ने रेमिट किया था, 1,500 ब्रांच ने भेजा एचओ को, जो रिकॉर्ड नहीं किया एचओ ने, तो एचओ की बुक्स में एक एंट्री हो जाएगी। एचओ की बुक्स में क्या एंट्री होगी सर, तो वो देख लेते हैं अपन। ये एंट्री हो जाएगी आपकी एचओ की बुक्स में, तो एचओ इसकी एंट्री पास करेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ये एंट्री पास करेगा HO 1,500 से। Also on the same date the HO dispatch goes to the branch invoice to 1,500 and this two have not yet been entered into the branch book। ये सेम हो गया जो डिफरेंस था आपका। HO बोल रहा है मैंने पूरा गुड्स भेजा, ब्रांच को 1,500 कम मिला, तो ब्रांच बोल रही है मुझे कम मिल रहा है, दैट्स गुड्स इन ट्रांजिट। तो अब ये एंट्री ब्रांच करेगा, यहाँ पे ये एंट्री ब्रांच करने वाला है, गुड्स इन
ब्रांचेस टू एचओ। ठीक है, इस तरह से ये दोनों अपनी अपनी बुक्स में इस तरह से एंट्री पास करेंगे। आगे देखिए, इट इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम इन ट्रांजिट्स इन द बुक्स ऑफ द रिसीवेंट। तो रिसीवेंट यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसकी बुक्स में करने की है, हम भी वही फंडा फॉलो करते हैं, कोई नई बात नहीं सिखाई इसने हमको। द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट द एचओ ऑन 31 दिसंबर 2011 वाज वैल्यूड एट 2300। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है सर, बहुत बढ़िया। यू आर एडवाइज दैट देयर वाज नो स्टॉक लॉसेस इंकर्ड एट द एचओ और द ब्रांच। कोई लॉस नहीं हुआ है, बढ़िया बात है। इट इज केपीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश गुड्स स्टॉक एट एचओ एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया। ब्रांच एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ 156 अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट। तो ब्रांच के बारे में बोला है कि इनको इतना बोनस प्रोवाइड करना बाकी है। ठीक है, तो ये देखिए क्या एंट्री होगी, बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल। ठीक है, इस तरह से आप ये एंट्री पास कर सकते हो फोर्थ के लिए। तो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा ब्रांच के और लायबिलिटीज में दिखेगा बैलेंस शीट में। चलिए सर, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अब हमको क्या बनाने का है, ट्रेडिंग पी&एल बनाने का है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो जब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ ना, तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए और कुछ आगे मत चलाना दिमाग। तो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की में क्या होता है सर, सबसे पहले अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है। अब हम यहाँ पे अलग नहीं बनाएंगे, हम उसी में मर्ज कर लेंगे। तो सर उसमें क्या आता है, इसमें आता है टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट ओवरहेड, वो सब आएगा। उसके बाद तुम्हारा अब जो नॉर्मल ट्रेडिंग का होता है वो ओपन होगा, टू उसी के अंदर मर्ज कीजिए, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, टू परचेजेस, इस तरह से आगे बढ़िए, फिर बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से होता है। तो हम मर्ज करेंगे, आपने फाउंडेशन में पढ़ा ही होगा। चलिए तो देखते हैं ट्रेडिंग काउंट कैसे बनेगा। ट्रेडिंग काउंट, जब मैं ट्रेडिंग काउंट की बात करता हूँ सिर्फ हमको ट्रेडिंग काउंट देखना है। बताइए सबसे पहले ट्रेडिंग काउंट में क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में सर मैंने बोला था जैसे आपको यहाँ पे कभी भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, हमको चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हमको चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हमको सबसे पहले चाहिए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये निकालिए कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का है। कैसे निकालते हो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम सर, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमको रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाता है। चलिए फिर बताइए मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम में आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या। तो हमने देखा सर, यस सर, ये रहा हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक मिला 1800। तो ये 1800 जो है आपको दिख रहा होगा इधर, ये जो है ओपनिंग स्टॉक है। फिर परचेज 35,000 किया, तो 1800 प्लस 35,000 और क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा था। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा है आपको रॉ मटेरियल का 2300। तो ये भी आ गया सर 2300। तो 2300 ये आ गया, माइनस कर लिया। तो यहाँ पे अभी बताइए मुझे कितना आपका आ गया कंज्यूम। तो 1800 प्लस 35,000 माइनस 2300, दैट इज योर 34,500। ठीक है, तो इस तरह से हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया। तो ये आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लिखिए 34,500 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, अब ऑब्वियसली ये किसके पास था, एचओ के पास था, इसके लिए हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यस सर, ये रहा डायरेक्ट वेजेस। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, तो ये डायरेक्ट वेजेस सर हमने लिख दिया यहाँ पे। और फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, आप दोनों लिख दीजिए। तो टू डायरेक्ट वेजेस टू फैक्ट्री ओवरहेड आ गया आपका, टू डायरेक्ट एक्सपेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो कॉलम बन रहे हैं, एक एचओ का एक ब्रांच का। अभी तक ब्रांच का कुछ आया नहीं है, इसके लिए हम ब्रांच में लिखा नहीं है। और टोटल बनेगा तो टोटल टोटल लिखते जाइए आप। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सर ये भी हो गया। अब क्या आएगा सर, अब वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, अदरवाइज वो आता। अब आएगा फिनिश गुड। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड है क्या, यस सर, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड है। यहाँ पे 13,000 एंड 9,200 दोनों का दे रखा है। यहाँ पे ये 13,000 है और यहाँ पे 9,200 है। तो मैंने दोनों का लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। तो ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, आप देख सकते हो।
ये 13,000 9,200 टोटल हो गया 22,200। तो सर ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या परचेज है क्या, तो आप देखोगे नोटिस करोगे यहाँ पे परचेज अपने को नहीं दे रखा है, तो परचेज लिखेंगे नहीं। फिर आपको पता है अगर परचेज होगा तो उसमें से लेस करते हैं टू गुड्स सेंड टू एचओ ब्रांच, ऐसा जो होता है टू गुड्स एंड टू ब्रांच, वो हम लेस करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे परचेज तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा अपोजिट साइड में लिख दूंगा, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। अब कितना लिखूं सर, 46 या 44,500। तो देखो एक्चुअली में 46 भेजा है तो पूरा का पूरा 46 लिखना पड़ेगा बाय में। ब्रांच की बात की जाए तो 44,500 प्लस गुड्स इन ट्रांजिट भी तो ऐड होता है, मैंने आपको बताया भी था, जहां पे भी स्टॉक है वहां पे ऐड कर लो, तो गुड्स इन ट्रांजिट ऐड हो गया, तो मतलब दोनों में 46,000 ही आएगा। तो ये देखिए आ गया आपका बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 46,000, और इधर इसके टू में आएगा, किसके ब्रांच के टू में आएगा, तो ब्रांच के टू में आ रहा है, आप देख रही है, तो ये ब्रांच टू में आया और एचओ के बाय में आया, क्योंकि उसके लिए एक तरह से गया है तो क्रेडिट हुआ है, गया तो क्रेडिट हुआ, और उसके लिए आया है तो टू में आया। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, डन। अब सेल्स आता है, सेल्स भी हमको दे रखा है ऊपर ही, तो मैंने सेल्स भी लिख दिया, यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, अब अपने पास दो चीज, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है अपने पास। अब बैलेंसिंग फिगर तो निकाल नहीं सकते बिकॉज अपने पास जीपी नहीं है। तो अब दो वे है, या तो आप बड़ा अलग सा मेथड फॉलो कीजिए या शॉर्टकट कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट की सलाह देता हूँ, आपको रेट तो दे रखा है कितने में क्या सेल होता है, तो क्या आप जीपी नहीं निकाल सकते, सेल्स पैसा निकाल सकते हैं, तो निकालिए ना फिर। तो देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एचओ की, ठीक है, किसकी बात हम कर रहे हैं, एचओ की। तो मैं सब यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, हम बात करें एचओ की, तो हम एचओ की बात कर रहे हैं। बताइए एचओ ने है ना कितने में सेल किया सर, 2 लाख में। तो अब एचओ का जीपी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। एचओ का कैसे निकलेगा, ठीक है। बताइए सेल्स कितना किया है एचओ ने, सर जो सेल्स किया ना वो किया है 2 लाख का। चलिए जी 2 लाख का सेल्स हो गया। अब सेल्स पता है कैसे बोला था कि कस्टमर जो भी डायरेक्ट होलसेल में करेगा उसका कितना परसेंट था, 30% सेलिंग प्राइस पे कमा रहा है, तो 30% ऑन सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट यहां पे आ गया, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, 2 लाख इंटू 30%, 60,000। ठीक है, ये तो जो होलसेल कस्टमर है ना उनको उनके लिए आया, ये किनके लिए आया, जो होलसेल में बेचा उसको। अब ये बताओ इसने किसको भेजा है, गुड्स ब्रांच को भी तो भेजा है, क्या उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं था, यस सर उसमें भी इंक्लूड था, तो वो भी तो आएगा। तो गुड्स एंड टू ब्रांच वो भी आपका आएगा। बताइए कितना आएगा सर, जितना भेजा है, कितना भेजा है यहाँ पे बताइए 46,000 का, तो 46 का भेजा है बेटा, ये 115 15% प्रॉफिट ऐड था, तो इंटू 15% कर लो कितना होता है, तो 46,000 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 दैट इज 6,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, टोटल जीपी जो आया है वो आया 66,000, किसका, एचओ का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो 66 किसका प्रॉफिट आ गया, एचओ का, 2 जीपी में आ गया 66। अब ब्रांच का देखते हैं, ब्रांच का देखिए, ब्रांच का सेल कितना हुआ है, तो सर ब्रांच का सेल हुआ 65,200। तो ब्रांच का सेल जो है 65,200, ठीक है। इसका भी प्रॉफिट बोला 30% ऑन सेलिंग प्राइस, कस्टमर को तो ऐसे सेल करा था, हमने ऊपर बनाया भी डायग्राम। तो 65,200 का 30% कितना होता है, दैट इज 19,560। ये किसका प्रॉफिट आ गया, ब्रांच का। तो ब्रांच का जीपी मिल गया, दोनों का मिल गया, तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकता, यस सर निकाल सकते हो, तो बस निकाल दीजिए फिर। तो देखिए यहाँ पे 66 आपका ये आ गया जीपी, इसका भी आ गया, इसका ब्रांच का 19,560, 85 टोटल हो गया। अब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप निकाल दीजिए बैलेंसिंग फिगर। हालांकि यहाँ पे आईसी ने अलग मेथड से किया है बट आपका इससे इजीली आ जाएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपका सीधा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो अब सीधा का सीधा एचओ का बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, इसी तरह ब्रांच का भी बैलेंसिंग फिगर आ गया, और ये टोटल हो गया। ठीक है, तो आपका ये बन गया, क्या बन गया आपका सर, ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल सी चीज थी, कुछ बड़ा इसमें था नहीं। अब चलते हैं आगे, नए पीएनएल कैसे बनेगा। तो बेटा
जीपी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। यस सर, वो जीपी को हमने ट्रांसफर कर लिया। अब एक्सपेंसेस देख लो, आपको दे रखे थे एक्सपेंसेस पीएनएल के। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एडमिनिस्ट्रेशन सैलरीज दे रखा है, ले लीजिए। दोनों का दे रखा है, बढ़िया है। सेल्समैन सैलरीज वो भी ले लीजिए। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंस वो भी ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी एक्सपेंस नहीं दिख रहा है। इसके बाद एक यहाँ पे एक और था ब्रांच का आउटस्टैंडिंग वाला, ये मैंने बताया था कि बोनस भी एक्सपेंस वो भी आ जाएगा। तो ये चारों एक्सपेंस आ गए। अब एक चीज यहाँ पे आती है, वो है स्टॉक रिजर्व के बारे में। पहले हम इनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सर आ गया, सैलरीज आ गई इनकी। उसके बाद सेल्समैन की सैलरीज आ गई, अदर आ गया, जैसे हमने आगे देखा, ऊपर देखा। और ये बोनस आ गया, ठीक है। ब्रांच में आएगा, ऑब्वियसली ब्रांच का ही बाकी था। अब ये लायबिलिटीज में भी आएगा। तो सर यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, अब हम बात कर रहे हैं आपके स्टॉक रिजर्व की। एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो गुड्स ब्रांच को भेजा है एचओ ने, क्या उसका प्रॉफिट उसके जीपी में इंक्लूड है? यस सर, अभी तो हमने निकाला, इंक्लूड है 6000। अब उसमें से रियल में उसने कितना कमा लिया, वो हमको देखना है, ठीक है। अब वो कैसे देखेंगे, उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक पे कितना स्टॉक रिजर्व था, क्लोजिंग स्टॉक पे कितना स्टॉक रिजर्व था, वो लिख दीजिए आमने सामने। ऑटोमेटिक अपना उसका जो सेल हुआ उस पे आ जाएगा और हो जाएगा। आपको बता दो, हमने जब होलसेल मेथड पढ़ी थी तब भी हमने स्टॉक रिजर्व निकाला था, तो आपने लिखा भी था वहां पे ट्रांसफर टू एचओ। अगर हम नॉर्मल वे में भी करते हैं तो आपको हमेशा जो स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो ट्रांसफर कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, और वो आप करोगे एचओ के पीएनएल में। बस वही फंडा है यहाँ पे। तो जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट रहेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं, स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, वो आपको याद से ट्रांसफर करना पड़ेगा, भूलना मत। अब देखो, मैं आपको सिंपल फंडा बता रहा हूँ। बेटा ओपनिंग स्टॉक देख, तो सर ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। इनको एक बार हटा देते तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देख तू ओपनिंग स्टॉक, तो सर ये रहा ओपनिंग स्टॉक। किधर है ओपनिंग स्टॉक? ये रहा सर, ये मुझे दिख गया ओपनिंग स्टॉक। देखिए ये ओपनिंग स्टॉक है। हमने बोला ठीक है चलो, ये आपका आ गया ओपनिंग स्टॉक। अच्छा रॉ मटेरियल, नहीं नहीं सर, हम तो फिनिश गुड की बात कर रहे हैं। और हमको किसका देखना है? सबका नहीं देखना, सिर्फ ब्रांच का देखना है, क्योंकि उसी में तो इश्यू है ना। जी सर, तो हमको सिर्फ ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक देखना है और क्लोजिंग स्टॉक देखना है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक 9200 और क्लोजिंग स्टॉक 9560। अब ओपनिंग में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूड है किसका? एचओ का। तो क्या करेगा, सामने अपोजिट साइड में लिख देगा अपने पीएनएल में, और क्लोजिंग स्टॉक में भी है तो टू साइड में लिख देगा। तो यहाँ पे देखिए, देखो मैं ऐसे के बेस में चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें कर रहा हूँ बट आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बाय जीपी के इधर नीचे लिख दूंगा, बाय स्टॉक रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आपका बैलेंस डाउन आ गया। 9200 आपका था। क्या इसमें प्रॉफिट ऐड था? यस सर, 115 इंटू 15 कितना होता है? तो आप ऐसे कर लीजिए, 9200 डिवाइड बाय 115 इंटू 15, तो आंसर आया 1200। ठीक है। इसी तरह आपको सामने भी लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक पे टू स्टॉक रिजर्व। अब मैं सीडी लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो क्लोजिंग कितना है? 9560, सो 9560 डिवाइड बाय 115 इंटू 15। तो 9560 डिवाइड बाय 115 इंटू 15, तो आंसर इज 1247। ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिए, फाइनली आपका आंसर टैली होगा। आईसीए ने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया है, जिस तरफ ज्यादा है 47, तो डेबिट में 247 स्टॉक रिजर्व लिख दिया है। तो हम देखिए, ये देखिए आईसीए का टू स्टॉक रिजर्व, हम ऐसे करें आपका आंसर मैच ही होगा, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और इस तरह से करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, टू नेट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है। अब एक डाउट है सर कि यहाँ पे सर इसका, ये देखिए गुड सेंड का आपने टोटल नहीं लिखा इधर, ये देखिए। तो देखो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि सेम 46,000 डेबिट में आएगा, 46 क्रेडिट में आएगा, आंसर टैली हो जाएगा। बट नॉर्मली होता क्या है, अब ऑब्वियसली वो गुड्स खुद को ही भेज रहा है ना, ब्रांच को ही भेज रहा है, इसके लिए कभी टोटल में लिखते नहीं है, सिर्फ इनर कॉलम में लिखते हैं, और डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट नील हो जाता है, तो कोई इशू होता नहीं है। ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब हमको बात करनी है बैलेंस शीट की। इसकी बात करनी है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या आता है? असेट एंड लायबिलिटीज। तो आप जैसे नॉर्मल वे से होता है वैसे कीजिए, सिर्फ यहाँ पे आपको 3 कॉलम है बनाने के हैं। एक बनाना है ब्रांच का, एक एचओ का, एक टोटल। ठीक है। बाकी कुछ नहीं, ये एंटायर बिजनेस का आपका बैलेंस शीट बनेगा। बताइए बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है लायबिलिटी से हमेशा कैपिटल आता है, बराबर है। तो क्या यहाँ पे कैपिटल आपको दे रखा है? यस सर। किसका होगा? सिर्फ एचओ का होगा। तो एचओ कैपिटल दे रखा है 50,000 का, तो आप देख सकते हो 50,000 का कैपिटल मैंने पूरा लिख दिया। अब इसमें ऐड क्या होता है सर? प्रॉफिट। कौन सा होगा सर? दोनों होगा, एचओ का भी होगा, ब्रांच का भी होगा। दोनों का प्रॉफिट मैंने ऐड कर लिया, एचओ ब्रांच का, ये आ गया, डन।
ओके, उसके बाद सर और लाइबिलिटीज का क्रेडिटर था तो क्रेडिटर लिख दीजिए, ये हो गया। अब मैंने आपको एक एंट्री भी बताई थी, बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल, तो ये बोनस पेबल आपका आ जाएगा ब्रांच में 56, ठीक है, और ये टोटल 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 होता जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, देखिए जैसे मैं टिक करता हूँ ना, आप वैसे देखिए इसको। अब हम बात करते हैं असेट साइड की। असेट साइड में देखिए क्या आएगा आपका, फिक्स असेट आएगा, फिक्स असेट कुछ है नहीं तो जीरो हो गया। फिर करंट असेट में आएगा स्टॉक आएगा, स्टॉक आएगा कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, लिख दीजिए 2300, यस सर टोटल एक में ही था। फिर आता है फिनिश गुड, बराबर है, फिनिश गुड दोनों का है, यस सर क्लोजिंग स्टॉक दोनों का है, लिख दीजिए 15,000 9,560। अब जरा सुनना मेरी बात, कितना होता है 15,9560, सर 15,000 प्लस 9,560 इक्वल टू 24,560, बराबर है। इसमें से माइनस कीजिए स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व था किसका, ब्रांच का, वो माइनस कर लीजिए, वो था 1247, मैंने आप निकाल के भी बताया था आपको, जी सर 1247, तो माइनस किया 24,560 माइनस 1247, तो आपका आंसर आ गया 23313, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये जो आंसर है दैट इज योर फिनिश गुड। तो ये देखिए ये आंसर आईसीए ने दे रखा है, बट आईसीए ने थोड़ा अलग वे से किया है, बट मैं आपको बोलूंगा आप ऐसे एग्जाम में कीजिए तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दे रखा है डेटर्स, यस सर डेटर्स दे रखा है, एक का ही है एचओ का, सर ब्रांच का क्यों नहीं है, और निकाला हमने क्यों नहीं, कैसे निकालेंगे, वो कैश पे ही सेल करता है, यस सर डेफिनेटली हो गया हमारा। अब देखिए कैश का बैलेंस निकालना है, तो कैश का कितना दे रखा है आपको, बैलेंस देख लीजिए, तो दोनों कैश का बैलेंस आपको दे रखा है सर, इधर बैलेंस है 22,000 और इधर है 1,000। बताओ हमने कुछ एंट्रीज भी पास की थी, यस सर, एचओ की बुक्स में था सर कैश इन ट्रांजिट, यानी कैश में ऐड करना है, तो मैंने एचओ में ऐड कर लिया 1500, तो एचओ कैश कितना हो गया 23,500, और ब्रांच में तो कुछ कैश में था नहीं 1,000, तो सेम रहेगा, तो ये देखिए आ गया आपका 23,500 1,000 24,500, ठीक है, चलिए जी बढ़िया। अब तो ये आपका देखिए इधर स्टॉक रिजर्व दे रखा है, हमने उधर लिख दिया, तो ये यहाँ से माइनस हो गया। अब सर बचा है लास्ट, अभी भी बैलेंस टैली नहीं होगा, कैसे होगा बेटा, ब्रांच बोल रहा था एचओ को पैसा देने का है, एचओ बोल रहा था ब्रांच से पैसा आने का है, तो उनका भी तो है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, उनका अकाउंट निकालना पड़ेगा। अब एक शॉर्टकट बताऊं ना, तो जो बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ मैच हो रहा है तो बेटा वही होता है, फिर भी हम सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, हम बताएंगे कि कैसे बैलेंस आया, तो हम बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ एचओ, कौन सा अकाउंट बता रहा हूँ बताए आपको, मैं बोल रहा हूँ ब्रांच का अकाउंट, तो इन द बुक्स ऑफ एचओ कौन सा अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। चलिए फिर बताइए, क्या कुछ ओपनिंग में पैसा एक दूसरे से मांग रहे थे, कहा यस सर मांग रहे थे, आपको दे रखा है इंटरनेट अकाउंट 5,000 और 2,000, देखिए सर कहाँ दे रखा है, जरा बता दीजिए हमको, तो ये लीजिए देख लीजिए आप लोग भी, इंटर यूनिट अकाउंट 5,000 2,000, यानी एक दूसरे के इतना पैसा मांग रहे हैं, एचओ के डेबिट में मतलब एचओ पैसा मांग रहा है, ब्रांच के क्रेडिट में मतलब उसको पैसा देने का है, तो यहाँ पे देखिए 5,000 2,000 आपका आ गया ये वाला, तो ये बताइए कितना पैसा मांग रहा था एचओ ब्रांच के, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सर 5,000, क्या उसके बाद एचओ ने कुछ एंट्री पास की है, यस सर की है ना 1,500 की, आपने तो कराई है, ठीक है फिर देख लेते हैं, ये देखिए एंट्री हमने पास की थी इधर, जी सर कौन सी एंट्री पास की है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच को क्या किया, क्रेडिट किया, मतलब कम किया, कम किया बेटा तो किधर आएगा, बाय में आ जाएगा, तो ब्रांच में आप लिख दीजिए बाय कैश इन ट्रांजिट 1,500, ठीक है, ये हो गया। अब सर बस खत्म, नहीं बेटा एक चीज जानना, क्या एच ब्रांच का प्रॉफिट को मर्ज नहीं करेगा, हमने एक एंट्री तो पढ़ी थी, ठीक है, तो प्रॉफिट तो उसका ही हो गया ना, जी सर, तो वो प्रॉफिट का पैसा भी मांगता है, और अगर ऐसा देखा जाए तो आपने मर्ज की एंट्री भी पास की है, तो प्रॉफिट का पैसा भी मांगेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट का पैसा था, तो सर वो पैसा था आपका, एक सेकंड इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, टू पी एंड एल अकाउंट, कितना आपका आया था प्रॉफिट, प्रॉफिट 6,904, दूसरा था 6,904, तो बताइए 5,000 पहले का मांग रहा था, फिर प्रॉफिट का 6,904 मांग रहा है, टोटल 11,904, बट उसमें से 1,500 कैश ट्रांजिट का दे दिया उसने,
तो आपका बैलेंस आ गया 10404। ठीक है, तो एचओ बोलेगा इतना पैसा आएगा, किससे आएगा, ब्रांच से आएगा। ठीक है, तो अब बताइए एचओ अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा, उसको एज अ डेटर्स दिखाएगा। ये देखिए दिख रहा है आपको 10404। जी सर। इसी तरह सामने बनेगा इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच किसका अकाउंट बनेगा, एचओ का अकाउंट भी बनेगा। देखिए हम जल्दी से देख रहे हैं, तो उसको ओपनिंग कितना पैसा देने का था सर 2000। ठीक है, ओके बढ़िया। फिर एक और चीज होगी, क्या होगी, आपने एंट्री पास की गुड्स इन ट्रांजिट की। जी सर, टू ब्रांच तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट वाली भी आ गई, तो उतना पैसा और देने का है ना। जी सर 1500। फिर एक और चीज होगी सर, प्रॉफिट का भी तो देने का है, तो ये पीएल अकाउंट भी हो गया। कितना प्रॉफिट था 6904। 6904, तो ब्रांच बोला इतना पैसा भाई को देने का है, 2000 प्लस 1500 प्लस 6904, टोटल कितना हो गया, टू बैलेंस कैरी डाउन 10404। क्या मैच हुआ क्या, यस सर, तो ये अपने क्रेडिट में दिखा देगा। ठीक है, चलो जी। देखो अब एग्जाम में ऑब्वियसली क्वेश्चन इतना बड़ा है, अगर आ गया तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा, तो मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर आपका सब हो चुका है तो एंड में बैलेंस चेक कीजिए, क्या डेबिट क्रेडिट का दोनों का टैली का सेम अमाउंट मैच हो रहा है क्या, तो अगर सेम हो रहा है तो फिर वही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। और बड़ा डिफिकल्ट था, बहुत लोगों को इसमें इश्यू आता है। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ अच्छे से। आप इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा जी, एक बार अपने हिसाब से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे पता है आप दो तीन जगह गलती करोगे, एक बार स्टॉक रिजर्व में गलती करोगे, ठीक है, उसको करने में गड़बड़ कर सकते हो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम में गलती कर सकते हो, और ये फाइनल वाला जो बैलेंस था उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।